हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज से हम लोग हमारी एनसीईआरटी की सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी। दैट इज आपके पूरे बायोलॉजी का 11th एंड 12th का लास्ट यूनिट है इकोलॉजी। लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट वाला जो फ्रेज है वो यहाँ पर एग्जैक्टली इंप्लीमेंट होता है। जनरली सिलेबस के एंड तक पहुंचते पहुंचते हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यार अब एंड वाली चीज को तो है ना कर लेंगे, बाद में देखा जाएगा, पहले है ना रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। इस चक्कर में मैंने ज्यादातर बच्चों का देखा है इकोलॉजी सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। या तो उन्होंने अपने पूरे सेशन में ये पढ़ा ही नहीं होता है, या रिवीजन के टाइम पर जब नीट का एग्जाम पास आ जाता है तब वो इस यूनिट को उठाकर देखते हैं। बट प्लीज ये गलती आप ना करें बच्चों। इकोलॉजी यू विल सरप्राइज टू नो कि जेनेटिक्स जितना वेटेज रखता है नीट में, जितने क्वेश्चंस आपसे जेनेटिक्स से पूछे जाते हैं बच्चों, 12 से 13 14 क्वेश्चंस, उतने ही क्वेश्चंस अकेले इकोलॉजी से पूछे जाते हैं। हालांकि अब ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा नंबर, क्योंकि पहले आपके इकोलॉजी में 4 चैप्टर्स हुआ करते थे और एनटीए एनएमसी ने अपने न्यू सिलेबस में 2024 से जो सिलेबस अपडेट हुआ है उसमें 3 ही चैप्टर्स रखे हैं। इवन अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो न्यू एनसीईआरटी में से भी जो लास्ट चैप्टर आपका हुआ करता था एनवायरमेंटल इश्यूज, वो डिलीट कर दिया गया है। तो बट ऑब्वियस चैप्टर डिलीट हुआ है तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस का नंबर भी कम होगा, है ना। आप मान लो फिर भी अगर इन तीनों चैप्टर्स को हम ओवरऑल देखें तो आप 8 से 10 क्वेश्चंस इकोलॉजी में आराम से मानकर चलें कि नीट में आपसे पूछे जाते हैं। तो अच्छा खासा वेटेज रखने वाली यूनिट है एंड प्योरली एनसीईआरटी से आपको इसको पढ़ना है, कहीं इधर उधर से चीजें आपको नहीं पढ़नी है। क्योंकि इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है ना बच्चों, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसमें पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बहुत इसमें कई सारे जीके बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं जो पहले एम्स में पूछे जाते थे, अब एनटीए नहीं पूछता। तो प्लीज आप उन चीजों को ना पढ़े, ठीक है। प्लस इसमें एक और चेंज ये भी हुआ है कि ये जो आपका चैप्टर 11th एंड 12th है ना, इसमें भी कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है। ओके इसमें कुछ इनिशियल पोर्शन डिलीट हुआ है और इसमें लास्ट का पोर्शन डिलीट हुआ है। जैसे जैसे मैं चैप्टर कवर करूंगी वैसे वैसे आपको ये सारे अपडेट्स बताते जाऊंगी। ओके तो व्हाट वी हैव टू कवर इन दिस यूनिट इकोलॉजी, वी हैव टू कवर दीज 3 चैप्टर्स, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, देन इकोसिस्टम, एंड ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जिसमें आपको हमारी जो इमेंस बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में और उसका कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो हम सीक्वेंस में सभी को कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके वेरी फर्स्ट चैप्टर से, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ओके आपके एनसीईआरटी में सबसे स्टार्टिंग में, इकोलॉजी के स्टार्टिंग में प्रोफेसर रामदेव मिश्रा का इंट्रोडक्शन दिया है बच्चों। नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप हाईलाइट कर लें। ही इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में फादर मतलब इकोलॉजी के जो पायोनियर हैं, जिन्होंने इकोलॉजी का फाउंडेशन रखा, वो हैं रामदेव मिश्रा। अगर ये क्वेश्चन आता है सिंपली फादर ऑफ इकोलॉजी तो फिर आपका आंसर होगा रीटर। ओवरऑल वर्ल्ड वाइज हम देखें तो रीटर को ये क्रेडिट जाता है और इंडिया में ये क्रेडिट जाता है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को, ठीक है। और हाँ ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है बट मैंने देखा है नीट में ये चीज आई है, तो आप तीनों साइंटिस्ट के नाम स्टार्टिंग में ही लिख दें बच्चों। अगर पूछ लें आपसे कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया तो फिर आपको नाम ध्यान रखना है अर्नस्ट हैकल का, ठीक है। डोंट मिक्स इट विद द अर्नस्ट मेयर, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में स्पीशीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, अर्नस्ट मेयर ने जो स्पीशीज की डेफिनेशन दी थी वो अर्नस्ट मेयर है, ये अर्नस्ट हैकल है, ठीक है। ओके सो ये तीनों साइंटिस्ट के नाम आपको ध्यान रखने हैं। बाकी इनका जनरल इनकी लाइफ हिस्ट्री है वो तो उसमें से तो क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। अब यहाँ पर पहले एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन सुन लो तुम लोग कि अगर हम एनसीईआरटी को देखें ना तो हमारी जो ओल्ड एनसीईआरटी थी, ओल्ड एनसीईआरटी में ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक पार्ट में तो आपको ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया जो कि उसमें भी काफी सारे सब टॉपिक्स हैं, और दूसरे पार्ट में आपको पॉपुलेशन के बारे में पढ़ाया गया। अब जो हमारी न्यू एनसीईआरटी आई है डिलीटेड सिलेबस के साथ, उसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट उड़ा दिया गया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन वाला पार्ट ही रखा गया है। तो चैप्टर बहुत छोटा हो गया है। जनरली मैं इस सीरीज में आपको पता है न्यू एनसीईआरटी ही फॉलो कर रही हूँ, बट यहाँ पे एक डाउट ये है कि अगर आप एनएमसी या एनटीए का सिलेबस देखें ना, जो इस बार एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पर या एनटीए ने जो 2024 के लिए सिलेबस अपडेट किया है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें इकोलॉजी में ठीक है 3 चैप्टर्स हैं। अब यहाँ पर ये अब उनकी तरफ से गलती है कि क्या है, उन्होंने यहाँ लिखा है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ इकोसिस्टम लिखा है, चैप्टर का नाम है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन लिखा है, वो भी चैप्टर का नाम है। तो अगर चैप्टर का नाम था तो फिर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन लिखना चाहिए था, बट इन्होंने यहाँ पर लिखा है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट।
जहां तक मुझे लगता है हो सकता है ये एक मिस्टेक ही होगी, क्योंकि इन्होंने न्यू एनसीईआरटी को फॉलो किया है, बट अब दिया है, क्या पता आपसे क्वेश्चन पूछ लें। देखो जब भी कभी चेंजेस होते हैं ना सिलेबस में स्पेशली, तो जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो उस सेशन के बच्चे रहते हैं, उस सेशन के और एक दो सेशन और आगे मान लो। जब लगातार 2-3 साल तक इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भाई, या एनएमसी अगली बार थोड़ा अच्छे से प्रिंटेड सिलेबस दे, ऐसे स्कैन करके ना दे, तो फिर हम डैम श्योर हो जाएंगे कि हमें ये नहीं पढ़ना। बट क्यों रिस्क लें, छोटा सा मतलब एक सिंपल सा टॉपिक है जिसमें आपको चीजें समझनी है। तो मुझे क्या लगता है ना, आप ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, जो कि क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट आपका फर्स्ट टॉपिक है, जो डिलीटेड टॉपिक है, क्योंकि वो सिर्फ हेडिंग एनएमसी ने अपने सिलेबस में लिखी है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक भी पढ़ लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको इस चैप्टर में ये तो कवर करेंगे ही हम, ये तो ओल्ड न्यू दोनों में है, ये तो एनएमसी के सिलेबस में भी है, ये रहा आगे। पॉपुलेशन में दो चीजें आती हैं, एक तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट और एक इंटरेक्शन, वो तो हम पढ़ेंगे ही, पर ऑर्गेनिज्म वाला सेगमेंट भी मैं सोच रही हूँ कि आपको पढ़ा ही दूं। तो कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि हम ये चैप्टर पूरा कवर करने वाले हैं जो आपका ओल्ड एनसीईआरटी में दिया था, ठीक है। ओके तो वहां से हम इसको पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि वी हैव अ डाउट कि भाई पता नहीं एनएमसी इसमें से क्वेश्चन ना दे दे। और बहुत इजी है, देखो आप इसमें आपको कुछ नहीं एक्स्ट्रा चीज ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों। ऑर्गेनिज्म में ना आपको क्या क्या बताया, जैसे अगर मैं एनसीईआरटी में आपको दिखाऊं तो इसमें आपको ना पहले तो कुछ बायोम्स के बारे में बताया है कि बायोम्स क्या होते हैं, बेसिक नॉलेज हो तो अच्छी बात है उसकी, ठीक है। फिर कुछ एबायोटिक फैक्टर्स बताए हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल की, इनका हमारी लाइफ पर क्या इंपैक्ट होता है। फिर आपको रेगुलेटर्स और कन्फर्मर्स के बारे में बताया है, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी बायोलॉजी में आप पढ़ चुके हो, एक रिवीजन टाइप लगेगा ये आपको, आप देखना। ओके जैसे आप वो पढ़ते हैं ना पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स, होम्योथर्मिक एनिमल्स, बस उसी तरह का टॉपिक है ये। और लास्ट में इसमें आपको कुछ अडेप्टेशंस बताए हैं जो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे ना, कि जैसे अभी भी पढ़ते हो मॉर्फोलॉजी में, आपने पढ़ा है कि डेजर्ट प्लांट्स में क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं, कुछ डेजर्ट एनिमल्स में क्या अडेप्टेशंस होते हैं, तो इस तरह के कुछ अडेप्टेशंस हैं। तो ये वाला जो सेगमेंट है ये मुझे लगता है कि एटलीस्ट इस सेशन में तो बच्चों को एक बार कवर कर ही लेना चाहिए, ठीक है। ओके क्योंकि हर साल इसमें से क्वेश्चन होता है, अगर इस बार एनटीए नहीं पूछा इसमें से एक भी क्वेश्चन तो फिर हम समझ जाएंगे कि भाई इसका मतलब अब ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। बट अब इस सेशन वाले बच्चों को तो पढ़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। आवर लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स. We can try to understand its complexity by investigating process at various level of organization. अच्छा देखो यहाँ पर आपको क्या बताया है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस लेवल्स बताए हैं। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। बट अगर हम एग्जैक्टली देखें, ये एक बार नीट में क्वेश्चन भी आया था बच्चों कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इट एक्चुअली स्टार्ट विद मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जो आपके बायोमॉलिक्यूल है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये भी क्योंकि हमने अब ऐसे भी एजेंट्स पढ़े हैं ना, जैसे प्रायंस हमने पढ़े हैं, वायरस, वायरॉइड, जिनमें अकेला मैक्रोमॉलिक्यूल भी एक लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो उस रेफरेंस में बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सेल से स्टार्ट नहीं हो रहा। नो डाउट अगर हम कहें इंडिपेंडेंट यूनिट क्या है तो वो सेल है। जो भी सेल से लेस है वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे किसी ना किसी होस्ट में जाना पड़ेगा, पर एटलीस्ट उसके पास लाइफ, मतलब वो किसी होस्ट में जाकर अगर खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम उसको लिविंग तो मानते हैं ना। इस वजह से जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका पहला लेवल माना गया है मैक्रोमॉलिक्यूल्स को, फिर मैक्रोमॉलिक्यूल से बनती है सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज सुनना कि अगर हम ये जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं इसको हम साथ में इकोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशन से जोड़े, तो इकोलॉजी पता है कहां से स्टार्ट होती है, इकोलॉजी स्टार्ट होती है ऑर्गेनिज्म से, कि भाई ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है। तो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म ही तो बना। तो अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके आगे के लेवल आपने अब तक नहीं पढ़े हैं, बट इकोलॉजी में आपको पढ़ने हैं। अभी मैं आपको अलग से लिखवाऊंगी, मैंने यहाँ पर लिखी भी है, देखो व्हाट इज इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की इस तरह से डिफाइन की जाती है बच्चों, इकोलॉजी की सबसे छोटी यूनिट माना जाता है ऑर्गेनिज्म को, दैट इज एन इंडिविजुअल, ठीक है। सेम स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं उसको कहते हैं पॉपुलेशन। ये वर्ड बड़ा काम आएगा आपके, ठीक है। पॉपुलेशन इस चैप्टर में कई जगह यूज हुआ है, जब भी पॉपुलेशन लिखा हुआ है तो समझ जाना
एक स्पीशीज के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है और किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में हम देख रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना ह्यूमंस की पॉपुलेशन, तो हम बोलते हैं वर्ल्ड में क्या है, इंडिया में क्या है, चाइना में क्या है, तो ह्यूमंस यानी एक ही स्पीशीज, और हमने जियोग्राफिकल एरिया भी मेंशन कर दिया। किसी भी फॉरेस्ट में अगर आप कह रहे हैं कि मान लो पाइन ट्रीज लगे हुए हैं, तो पाइन ट्रीज की क्या पॉपुलेशन है, किसी की भी देख सकते हो आप, बट उसमें दो बातें मेंशन होनी चाहिए, एक तो स्पीशीज कौन सी देख रहे हो और किस जियोग्राफिकल एरिया में देख रहे हो, तो वो बन जाएगी एक पॉपुलेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो नेक्स्ट यूनिट होती है वो होती है कम्युनिटी। अगर मान लो ऐसा तो नहीं है कि एक फॉरेस्ट में सिर्फ पाइन ट्रीज ही होंगे, पाइन ट्रीज के अलावा कोई और ट्रीज भी होंगे, कोई और प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, तो ये जो अलग अलग ग्रुप्स है ना पॉपुलेशंस के, अगर मैं उनको साथ में स्टडी कर रही हूं तो वो कहलाएगी कम्युनिटी। व्हाट इज कम्युनिटी? कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। आपको याद है लिविंग वर्ल्ड में हमने टेक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी थी, तब हमने कहा था सबसे छोटी यूनिट है स्पीशीज, है ना। सेम तरह की जो स्पीशीज है उनके ग्रुप को कहते हैं जीनस, फिर सेम तरह के जो जीनस है उनके ग्रुप को कहते हैं फैमिली। बिल्कुल वैसे ही ये इकोलॉजिकल हायरार्की है। सबसे छोटी यूनिट है ऑर्गेनिज्म, ये है एनसीईआरटी में भी हम पढ़ेंगे। फिर बनती है उनसे पॉपुलेशंस, अलग अलग पॉपुलेशंस को मिलाकर कहते हैं कम्युनिटी। अब यहां तक कम्युनिटी तक मैंने कोई एबायोटिक फैक्टर लिया है क्या, बताओ? कम्युनिटी तक मैंने सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स ही लिए हैं ना, मतलब सिर्फ लिविंग कॉम्पोनेंट्स ही लिए हैं ना। पर इकोलॉजी पता है क्या होती है? इकोलॉजी में आप लिविंग कॉम्पोनेंट्स के साथ नॉन लिविंग फैक्टर्स को भी तो स्टडी करोगे। व्हाट इज इकोलॉजी? इको मतलब इन्वायरमेंट, कि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट के साथ हमारा क्या इंटरेक्शन है, वहां के लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल वगैरह का हम पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, वही तो हमारी और उनकी स्टडी हुई। तो इकोलॉजी में आपको एबायोटिक फैक्टर्स भी देखने हैं बच्चों। तो इसलिए कम्युनिटी को जब आप स्टडी करते हो ना, तो उस कम्युनिटी के साथ वहां के एबायोटिक फैक्टर्स को भी इंक्लूड कर लो, तो वो बन जाएगा वहां का इकोसिस्टम, कि वहां पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए एयर कैसी है, क्लाइमेट कैसा रहता है, लाइट अवेलेबिलिटी क्या है, सॉइल की क्या क्वालिटीज हैं, वाटर की क्या क्वालिटीज हैं। अगर आप उस इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर्स को भी स्टडी करोगे तो वो बन जाएगा आपके लिए इकोसिस्टम। इसीलिए कम्युनिटी वर्ड में बायोटिक लगा देते हैं कई बार, कि कम्युनिटी तक तो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, उसके बाद एबायोटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ये सब की मैंने यहाँ डेफिनेशंस लिखी है, बट आपको कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला। आप तो बस बेसिक अपनी एनसीईआरटी में कहीं पर भी ना एक जगह ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख लो, जगह नहीं हो तो बस ये सारे लेवल्स नोट कर लेना कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं। ठीक है, अब इकोसिस्टम से जो बड़ा, अगर मान लो मैं किसी एक, जैसे आपको याद है बचपन में आप लैंडस्केप ड्रॉ करते थे, उसमें आप माउंटेन्स भी बनाते थे, नीचे नदी भी बनाते थे, एक पास में कोई फॉरेस्ट बना दिया छोटा सा या गार्डन टाइप बना दिया, तो अब इसमें कितने सारे इकोसिस्टम आ गए। देखो माउंटेन अलग टाइप का इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम अलग होने का मतलब जिसमें अलग तरह की स्पीशीज है, अलग तरह का क्लाइमेट है, तो वो अलग इकोसिस्टम हो गया। पानी के इकोसिस्टम्स अलग होंगे, नदी एक अलग इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड एक अलग इकोसिस्टम है, डेजर्ट एक अलग इकोसिस्टम है। तो अगर अलग अलग इकोसिस्टम्स को हम स्टडी करेंगे तो वो बन जाएगा बच्चों लैंडस्केप। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप बहुत सारे लैंडस्केप्स को मिला दो तो बनेगा बायोम, और जितने भी अर्थ पर बायोम है उन सबको साथ में स्टडी करोगे तो सबसे बड़ी यूनिट बनेगी बायोस्फीयर। जैसे हम बोलते हैं ना ग्लोबल सबसे बड़ा लेवल, तो दैट इज बायोस्फीयर। क्लियर? तो दिस इज द इकोलॉजिकल हायरार्की। आपकी एनसीईआरटी में इस हायरार्की में से अभी हम पढ़ेंगे, यहाँ पर 4 ही लेवल्स के बारे में बताया है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम। ये तीनों तो बिल्कुल ठीक है, बट कम्युनिटी के बाद सीधा बायोम बता रखा है, जबकि मैंने आपको यहाँ पर कहा कि कम्युनिटी के बाद पहले इकोसिस्टम आना चाहिए, फिर लैंडस्केप आना चाहिए, फिर बायोम आना चाहिए, और बायोम के बाद सबसे बड़ी यूनिट आनी चाहिए बायोस्फीयर। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको भी ऊपर हॉरिजॉन्टली ये जो लेवल्स मैंने बताए वो नोट कर लेना। ठीक है, बायोम के बाद एक और लिख लो यहाँ पे बायोस्फीयर। बट क्योंकि एनसीईआरटी में 4 ही लेवल्स दिए हैं तो सबसे ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने का इसी चारों की सीक्वेंस पर। ठीक है, तो आप या तो इसके लिए कोई ट्रिक बना लें या फिर इसको लॉजिकली याद रखें कि सबसे छोटी यूनिट है ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है पॉपुलेशन, सेम तरह की मतलब डिफरेंट पॉपुलेशंस के ग्रुप को कहते हैं कम्युनिटी, और डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ अगर हम एबायोटिक फैक्टर्स को भी स्टडी करें तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम, बायोम से बायोस्फीयर। लैंडस्केप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, जनरली नहीं पूछते। ठीक है, क्लियर है क्या? आगे बढ़े। ओके, तो यहाँ पर आपको यही सब बताया है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी। देखो यहाँ पर इन्होंने बीच में इकोसिस्टम लिखा है ना और फिर बायोम लिखा है,
तो इसलिए यहाँ पर कम्युनिटी के बाद आप इकोसिस्टम ऐड ही कर लो, एनसीईआरटी में भी ऐड कर लो, दैट वुड बी गुड। इकोसिस्टम, ठीक है, यहाँ भी ऐड कर दूं, ये बनेगा पहले इकोसिस्टम, फिर इकोसिस्टम से बायोम, और बायोम का सारे बायोम्स मिलाकर कहलाते हैं बायोस्फीयर। दीज आर द बेसिक लेवल्स। ठीक है, आगे बढ़े। At any level of biological organization, we can ask two type of questions. जैसे कि when we hear the bulbul singing early in the morning, how does the bird sing? Why does the bird sing? How type question seek the mechanism behind the question, while the why type question seek the significance of the process. Simply समझाया, इसमें से कोई question नहीं बनता। For the first question, the answer might be in terms of the operation of the voice box. अगर हम किसी चीज का ये जानना चाहते हैं ना कि how it works, तो फिर हम फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। बट अगर हम ये जानना चाहते हैं कि why ये ऐसा क्यों होता है, तो उसका आंसर हमको जनरली एक ऐसी ब्रांच में मिलता है जो हमें उनकी इंपॉर्टेंस समझाती हो। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है कि अगर हम पूछेंगे हाउ, तो वॉइस बॉक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वाइब्रेटिंग बोन्स जो होती हैं बर्ड में उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एनाटॉमी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बट फॉर द सेकंड क्वेश्चन, द आंसर मे बी इन द बर्ड्स नीड टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। एक तरह से हमें तो सुनने में अच्छा लगता है ये बर्ड का सॉन्ग, बट मेनली वो क्यों गा रही है? ब्रीडिंग सीजन में अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए। व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both types. Why are night blooming flower generally white? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि जो फ्लावर रात में खिलते हैं, ज्यादातर फ्लावर तो दिन में खिलते हैं, पर जो रात में खिलने वाले फ्लावर हैं उनको नेचर ने आप देखना व्हाइट बनाया है। आंसर इज सिंपल, क्योंकि रात में व्हाइट कलर इजीली दिखेगा, जो भी उनके पॉलिनेटर्स हैं, जो भी मैकेनिज्म्स उनमें होने हैं वो इजीली हो पाएंगे। हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर? उसके लिए भी उसमें कोई ना कोई मैकेनिज्म है। व्हाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स? अडेप्टेशन है उसका ये एक। और वैसे यहाँ पे थॉर्न्स की जगह ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है स्पाइन। हमने पढ़ा था ना कैक्टस में, मॉर्फोलॉजी में, पत्तियां जो है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। ध्यान है क्यों? क्योंकि अगर लीव्स इतनी सारी होंगी तो डेजर्ट में उगता है बच्चों कैक्टस, नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे, ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर लॉस हो जाएगा, इतना पानी ही नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा वो जितना तो लॉस कर देगा। तो नेचर ने उसकी पत्तियों को स्पाइन में बदल दिया और फोटोसिंथेसिस का काम किसको दे दिया? याद करो, स्टेम को। स्टेम फोटोसिंथेटिक फ्लैट हो जाता है ना, नाम याद है किसी को? कैक्टस और यूफोर्बिया में फोटोसिंथेटिक स्टेम को कहते हैं फाइलोक्लेट। आएगा इस चैप्टर में अभी एडेप्टेशंस में। How does the chick sparse recognize her own mother and so on? मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनके बारे में अलग अलग जगह से हमें आंसर्स मिलते हैं। क्लियर? तो इकोलॉजी को जनरली आपको ऐसे कोई बोरिंग रट्टाफिकेशन वाली यूनिट मान के मत पढ़ो। अभी एक बार इंटरेस्ट के साथ कि हमारे चारों तरफ की नेचर को हमें जानना है, चलो एक बार मजे से इसको पढ़ के देखते हैं। फिर जब आप विद द टाइम रिवीजन करोगे, एटलीस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इनफ है। इकोलॉजी में उससे क्वेश्चंस हो जाते हैं। एक बार इसको लॉजिकली पढ़ लो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप देखना आपके क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे, आप इकोलॉजी से नहीं डरोगे, ठीक है। बट अगर अभी छोड़ दिया आपने इकोलॉजी को तो वो कभी नहीं हो सकती। ओके, चलिए, यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट। अब सबसे पहले बच्चों इकोलॉजी की डेफिनेशन दी है आपको। व्हाट, हाउ यू डिफाइन द इकोलॉजी? इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स। हम सब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो सेम स्पीशीज के हो चाहे डिफरेंट स्पीशीज के हो, उसकी स्टडी करते हैं हम इकोलॉजी में। जैसे आप इकोलॉजी में पढ़ते हो ना कि कौन किसका प्रेडेटर है, कौन किसका कॉम्पिटिटर है, कौन किसके साथ म्यूचुअलिज्म शो करता है, तो ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या इंटरेक्शन है उसकी स्टडी, एंड प्लस स्टडी बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एबायोटिक एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म का अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, नॉन लिविंग फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स के साथ क्या इंटरेक्शन है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। सिंपल डेफिनेशन है। इकोलॉजी में दो चीजें स्टडी करते हैं, इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिज्म एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एबायोटिक या फिजिकल एनवायरनमेंट। सिंपल। चलिए, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल्स। यहाँ पे आपको 4 लेवल्स बताए हैं। वैसे मैंने आपको कहा कि मेनली देखा जाए तो 6 लेवल्स तो एटलीस्ट होते ही होते हैं। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम, जिसमें हमने बायोम के पहले एक ऐड किया इकोसिस्टम, बायोम के बाद एक ऐड किया है बायोस्फीयर, ठीक है।
इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर, अब देखो जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें लिखा है कि हम इन चारों लेवल्स में से 2 लेवल्स डिस्कस करेंगे, पहला ऑर्गेनिज्मिक लेवल और दूसरा पॉपुलेशन लेवल। बट नई एनसीईआरटी में इस लाइन में लिखा है वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट पॉपुलेशन लेवल, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म वहां से हटा दिया है, बट यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मैंने एक दो बार देखा था, बस नीट में बहुत पहले क्वेश्चन आया था बच्चों, तो मैंने कहा छोटी सी चीजें बता देते हैं आपको। एक्चुअली इकोलॉजी की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, जिसमें से ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी में क्या फर्क होता है, अगर हम सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं ना, यानी ऑर्गेनिज्मिक लेवल को पढ़ रहे हैं, तो वो तो कहलाती है ऑट इकोलॉजी, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या इंटरेक्शन है और एनवायरनमेंट के साथ क्या है, सब कुछ आ गया। यानी सिंपली जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर आप पढ़ रहे हो वो तो क्या हो गई, ऑट इकोलॉजी। स्पीशीज लेवल पे पढ़ रहे हो आप जिसको, भाई ऑर्गेनिज्म तो एक ही स्पीशीज का होगा ना। देन सिन इकोलॉजी क्या होता है, सिन इकोलॉजी में आप नॉट ओनली पॉपुलेशन बल्कि पॉपुलेशन के भी ग्रुप्स, भाई आप सिर्फ एक पॉपुलेशन से कैसे समझ सकते हो इकोलॉजी को, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना उस पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन के साथ क्या इंटरेक्शन है, फिर इन दोनों का फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी पूरे फॉरेस्ट में जितने भी पॉपुलेशंस रह रही हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं। तो अगर हम कम्युनिटी लेवल पर इकोलॉजी को स्टडी करते हैं, एक पॉपुलेशन को नहीं बहुत सारी पॉपुलेशंस को, तो वो बन जाती है सिन इकोलॉजी, ठीक है, सिंपल। बाई चांस अगर रिपीट होता है, वैसे नेग्लिजिबल चांसेस हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं पूछता है एनटीए, ओके। चलिए भाई ये मैंने आपको बताई दी हायरार्की। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे जहां तक लगता है कि जब बच्चे इकोलॉजी पढ़ते हैं तो उनको 2 टर्म्स बहुत परेशान करती हैं, एक तो टेम्परेट रीजन्स और एक ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। नॉट ओनली दिस चैप्टर, आगे के जो 3 चैप्टर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ये दोनों टर्म्स आपको जाननी जरूरी है। तो आप एक बेसिक नॉलेज जरा समझो, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, इवन मैं कहूंगी कि आप अपनी एनसीईआरटी में अगर कोई पेज खाली है तो वहां पर इसको बना दें, नहीं तो अलग से एक ब्लैंक पेज पे इस डायग्राम को ड्रॉ करके अपने स्टार्टिंग में इकोलॉजी में इसको पेस्ट कर दें। क्या है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप छोटी क्लासेस में मैप पढ़ते थे ना, मैप पे आपको पता है जो सेंटर से लाइन जाती है वो इक्वेटर, जहाँ पे सीधी सनलाइट गिरती है, ठीक है, और जैसे जैसे आप नॉर्थ या साउथ की तरफ जाओगे आप पोल्स पे पहुंच जाते हो, पढ़ते हैं ऐसा सब लोग, ठीक है। तो अब जो हमारी इक्वेटर होती है ना बच्चों, वहां पर आपको पता है मैक्सिमम सनलाइट गिरती है ना, और सनलाइट की अवेलेबिलिटी हमेशा अच्छी रहती है। तो इस वजह से इक्वेटर के जो आसपास का जोन होता है, चाहे आप इससे नॉर्थ पे चले जाओ चाहे साउथ पे चले जाओ, इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है तो होता है, ये पूरा रीजन कहलाता है बच्चों ट्रॉपिकल। ये पूरा रीजन क्या कहलाता है, ये पूरा जो रीजन है ये बन जाता है ट्रॉपिक्स। क्या बन जाता है, ट्रॉपिक्स। कौन सा आया ट्रॉपिक्स में, इक्वेटर के आसपास वाला रीजन। जैसे कई बार नीट में क्वेश्चन आया है, आगे कई जगह ये कॉन्सेप्ट आएगा कि हमारे वर्ल्ड में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहां पर है, तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी बच्चों ट्रॉपिक्स में है। क्यों, बिकॉज ट्रॉपिक्स में सनलाइट मैक्सिमम है, रेनफॉल भी बहुत अच्छा होता है। भाई ऐसा नहीं है कि सनलाइट मैक्सिमम में तो सिर्फ आप सोचो कि गर्मी गर्मी पड़ती है, नहीं, वहां पर वाटर साइकिल इतना बैलेंस्ड है कि रेनफॉल भी हैवी रहता है, जिसकी वजह से डेंस फॉरेस्ट होते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सुना है आपने, आप लोगों ने सुना हो तो हम प्लैनेट ऑफ अर्थ किसको कहते हैं, अमेजोनियन फॉरेस्ट को। आप अमेजोन वेबसाइट से शॉपिंग करते हो, वो अकेला अमेजोन नहीं है, वो तो इसलिए उसका नाम पड़ा है क्योंकि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी हमको अमेजोनियन फॉरेस्ट में मिलती है बच्चों, जो ट्रॉपिक्स के ही फॉरेस्ट है, ठीक है। आगे आएगा बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, इन्हीं फॉरेस्ट से अर्थ का 20% ऑक्सीजन जनरेट होता है, तो इन्हें लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये बहुत इमेंस बायोडाइवर्सिटी रखते हैं। सबसे ज्यादा तरह की स्पीशीज अगर आपको देखनी है, स्टडी करनी है, तो ट्रॉपिक्स में जाओ। और यही कारण है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की कटाई भी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि वहां पर बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो जाकर इन अमेजोनियन फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा काट रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो रिच बायोडाइवर्सिटी आपको कहां मिलेगी बच्चों, ट्रॉपिक्स में, क्योंकि मैक्सिमम सनलाइट है, मैक्सिमम रेनफॉल है। और हाँ, एक और बात ध्यान रखना, सबसे अच्छी बात, कि जो ट्रॉपिक्स होते हैं ना, वहां पर ना तो कभी एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है ना एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है। आपने सुना होगा हमारे इंडिया का जो साउथ साइड है ना, अगर आप इंडिया को मैप में देखोगे ना, वर्ल्ड मैप में, तो इंडिया का हमारा जो साउथ वाली जो स्टेट्स हैं, हमारे सदर्न स्टेट्स, वो आप देखना थोड़े ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं।
तो आपने सुना होगा कि जो ये बॉम्बे महाराष्ट्र वगैरह हैं, है ना, वहाँ बेंगलोर है, वहां पर है ना तो सर्दी पड़ती है ना गर्मी, लगभग टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास ही बना रहता है। तो वो वहां, तो ये जो ट्रॉपिकल वाला रीजन है वहां पर अच्छी सनलाइट और अच्छी बारिश की वजह से हमेशा क्या रहता है, टेम्परेचर बैलेंस रहता है, ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत सर्दी होती है। तो लेस सीजनल वेरिएशंस आपको कहाँ मिलेंगे, यहीं पर। और अगर लेस सीजनल वेरिएशंस होंगे तो स्पीशीज को ग्रो करने का अच्छा मौका मिलेगा ना, बार बार एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस नहीं आ रहे तो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। इसलिए सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको कहाँ मिलेगी, ट्रॉपिक्स में, जहां पर टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री के आसपास ही बना रहता है। जैसे अगर मैं इंडिया के बाकी स्टेट्स की बात करूं, जैसे अपन राजस्थान की बात करें या दिल्ली वगैरह की बात करें, तो वहां गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है, क्योंकि ये वाला जो पूरा जोन है ये आता है टेम्परेट में। अब हमारे ट्रॉपिक्स से और दूर चले जाओ नॉर्थ या साउथ की तरफ, तो क्या आएगा, वर्ल्ड में टेम्परेट कंट्रीज आएंगी। टेम्परेट कंट्री, इंडिया जो है उसका कुछ पार्ट ट्रॉपिक्स में है, कुछ टेम्परेट में है, बट इंडिया में काफी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि इंडिया का काफी पार्ट ट्रॉपिक्स में भी आता है और टेम्परेट में भी आता है, दोनों में आता है इंडिया का। तो ठीक है, तो बट इसीलिए मैंने यहाँ पर इंडिया को लार्जली किसमें रखा है, ट्रॉपिकल कंट्री में, बिकॉज ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, टेम्परेट रीजन्स में क्या होता है बच्चों, जस्ट इसका थोड़ा उल्टा कर दो, उल्टा मतलब जस्ट इससे सब चीजें कम कर दो। जैसे टेम्परेट रीजन्स में सनलाइट मॉडरेट है, या चलो टेम्परेट बाद में बताती हूँ, पहले एकदम पोल्स पे चले जाओ, आर्कटिक और एंटार्क्टिक। तो पोल्स पे आपने सुना है ना हमेशा बर्फ जमी रहती है, क्योंकि आप देखो ना मिनिमम सनलाइट पहुंचती है। ठीक है, बोलते हैं ना हम 6 महीने दिन 6 महीने रात, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट भी होता है कुछ पोलर एरियाज पे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करेगा, अगर वहां पर प्रॉपर सनलाइट नहीं है, बहुत ज्यादा रेनफॉल, बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, तो सबसे मिनिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी, पोल्स पे मिलेगी। तो पोल्स पर क्या होता है, मिनिमम सनलाइट, स्नोफॉल, लीस्ट बायोडाइवर्सिटी। और टेम्परेट किस में आएगा बच्चों, टेम्परेट रीजन्स में आएंगे इन दोनों के बीच का, यानी कि टेम्परेट में सनलाइट मॉडरेट है, सर्दी भी पड़ेगी गर्मी भी पड़ेगी, टेम्परेचर वेरिएशंस होंगे, सीजनल वेरिएशंस होंगे। ठीक है, रेनफॉल भी होगी, मतलब मॉडरेट होगी, ना बहुत ज्यादा ना बहुत ना के बराबर, तो वो वाले रीजन्स आ जाते हैं टेम्परेट। ठीक है, तो ओवरऑल आपको आइडिया लग गया हमारे इकोसिस्टम का कि कौन सी जगह कैसी है। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जब आप अभी बायोम्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, जैसे अभी बायोम्स में आएगा कि आर्कटिक टुंड्रा, तो आप तुरंत कोरिलेट कर लोगे कि आर्कटिक रीजन्स मतलब पोल्स की बात हो रही है, जहां पर बर्फ ज्यादा पड़ती है। ठीक है, जैसे आपको पता है ना यूएस, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, ये कैसी कंट्रीज हैं, ये पोलर कंट्रीज हैं, पोल्स पर प्रेजेंट है, बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पर और बायोडाइवर्सिटी सबसे कम होती है। क्लियर, बढ़े आगे, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेवल और इकोलॉजिकल हायरार्की का, दैट इज ऑर्गेनिज्मिक लेवल, जिसे आप ऑट इकोलॉजी में पढ़ते हो, ऑट इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, ये एक तरीके की फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है। आप अभी जब पढ़ोगे ना इसमें, तो आपको लगेगा कि आप हर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हो कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट कैसे रिएक्ट कर रही है। ठीक है, which try to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival बट ऑल्सो रिप्रोडक्शन। यहाँ पे ये भी कंसिडर करेंगे हम कि वो अपना बायोटिक पोटेंशियल फुल्ली दे पा रहा है या नहीं। बायोटिक पोटेंशियल मतलब किसी स्पीशीज का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं तो वो अपना बेस्ट सर्वाइवल रेट होगी, बेस्ट सर्वाइवल रेट होगी तो प्रोजेनीज भी ज्यादा बनेंगे, पढ़ा था इवोल्यूशन में हमने। ठीक है, you may have learned in earlier classes how the rotation of our planet around the sun and tilt of its axis cause annual variation। एसएसटी में सबने पढ़ा होगा, जियोग्राफी एसएसटी जो भी था आपका, इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, इसकी वजह से अलग अलग जगह टेम्परेचर में बदलाव आता है, सीजन्स आते हैं अलग अलग। दीज वेरिएशंस टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, अब यहाँ पे हाईलाइट करना आप, प्रेसिपिटेशन क्या होता है बच्चों, प्रेसिपिटेशन नॉर्मली हम रेनफॉल को कहते हैं, बट अगर कहीं पर बारिश नहीं हो रही बल्कि बर्फ पड़ रही है तो स्नोफॉल भी प्रेसिपिटेशन में ही आएगा। ठीक है, सो कि किसी भी जगह पर किस तरह का क्लाइमेट होगा, किस तरह का बायोम डेवलप होगा, वो डेजर्ट की तरह होगा एरिया, या ग्रासलैंड होगा, या डेंस फॉरेस्ट होगा, या पोल्स होंगे, ये बात कौन डिसाइड करता है, ये बात दो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। कौन से दो फैक्टर, एक तो एनुअल टेम्परेचर और दूसरा एनुअल प्रेसिपिटेशन। इसी को समझाते हुए आपकी एनसीईआरटी में ये चार्ट दिया है, देखो
कि एक तो है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन जो एक्स एक्सिस पे ले लिया और वाई एक्सिस पे ले लिया मीन एनुअल टेम्परेचर। देखो कितना इंटरेस्टिंग ग्राफ है, आपको पूरी इकोलॉजी समझ में आ जाएगी कि अगर हम जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पे आपको क्या बताया प्रेसिपिटेशन सेंटीमीटर में एनुअल की एक साल में लगभग कितनी बारिश या लगभग कितना स्नोफॉल होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री, उसके ऊपर 5, 10, 15, 20, 25, 30 और नीचे माइनस में जा रहा है, इसका मतलब बर्फ पड़ती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो जहां पर माइनस टेम्परेचर रहता है और जो प्रेसिपिटेशन है वो भी लगभग 100 सेंटीमीटर को क्रॉस नहीं करता, वो भी बर्फ की फॉर्म में होता है, उन रीजन्स को लेबल किया है आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। ये जो टुंड्रा रीजन्स होते हैं ये पोल्स पे ही होते हैं बच्चों, ठीक है। और इनमें अलग अलग टाइप के होते हैं, जहां पर अल्पाइन ट्रीज बहुत ज्यादा हैं उनको अल्पाइन टुंड्रा बोल देते हैं, और भी कई सारे होते हैं, बट आप तो सिर्फ यही देख लो जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये वाला इजीली आइडेंटिफाइबल है कि जहां पर स्नोफॉल माइनस में टेम्परेचर रहता है वो हो गए आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, ठीक। अब आप देखो यहाँ पर आपको दो ऐसे बायोम्स बताए हैं, डेजर्ट और ग्रासलैंड। डेजर्ट में टेम्परेचर लगभग वही है 5 से 20 डिग्री और ग्रासलैंड में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बाकी लगभग टेम्परेचर रेंज सेम है। कैसे डिसाइड हुआ कि वो डेजर्ट बनेगा या ग्रासलैंड? बारिश से, प्रेसिपिटेशन से। अगर बिल्कुल ही मिनिमम बारिश हो रही है, 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल है एनुअल, तो वो एक डेजर्ट बन जाएगा, सूखा पड़ा रहेगा हमेशा। जब बारिश ही ना के बराबर है तो पानी कहाँ से आएगा, ठीक है। और अगर थोड़ी बारिश हो रही है, एटलीस्ट 50 to 100 सेंटीमीटर तक की बारिश हो रही है, तो वो एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पर बड़े बड़े डेंस ट्रीज नहीं हो सकते, पर एटलीस्ट वहां पर प्लांटेशन मिलेगा आपको, ग्रासेस खूब होंगी, छोटे छोटे हर्ब श्रब्स वगैरह होंगे, फिर उन ग्रासेस के बीच में जाकर कोई ट्री भी मिल जाएगा। ग्रासलैंड्स में बीच बीच में ट्रीज भी दिखते हैं, ठीक है। ऐसे बायोम्स क्या कहलाते हैं? ग्रासलैंड, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सवाना ग्रासलैंड। जब पहले नीट में इक्वेशन आते थे मतलब बाहर से भी, तो उसमें ऑप्शंस में सवाना और ग्रासलैंड के साथ मैच में पूछा जाता था, ठीक है। अब तो खैर इसी टॉपिक पर डाउट है मुझे कि पूछेंगे या नहीं, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में तो है ही नहीं ना ये पूरा का पूरा सेगमेंट, बट ठीक है, हम अभी उन बातों को निकालते हैं दिमाग से। बार बार हम सोचेंगे तो हमें लगेगा हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तभी तो हम फोकस होके पढ़ते हैं, हम कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, ओके। चलिए देन, तो ये डेजर्ट और ग्रासलैंड हो गए जहां पर बारिश बहुत कम है। ये आर्कटिक और टुंड्रा हो गए जहां पर टेम्परेचर बहुत कम है। अब हम आते हैं फॉरेस्ट पर। ये जो तीनों बायोम है ये तीनों फॉरेस्ट है बच्चों। ये देखो कैसे डिसाइड हुआ कि कौन कौन से टाइप का फॉरेस्ट बनेगा। अगर एक ऐसा फॉरेस्ट जहां पर देखो, आप देख रहे हो टेम्परेचर कितना है, 0 से 10 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री, ठीक है, यानी टेम्परेचर लगभग सर्दी रहती है वहां पर। मैंने आपको जब जिम्नोस्पर्म पढ़ाया था उसमें कॉनिफर्स के बारे में बताया था। कॉनिफर्स आर वेल अडेप्टेड फॉर स्नोफॉल, है ना, फॉर विंड एंड ह्यूमिडिटी। तो कॉनिफर्स जो ट्रीज होते हैं, आपने मूवीज वगैरह में देखा हो तो फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा होते हैं, यूएस वगैरह में ना, इस तरह के क्रिसमस सेलिब्रेशन वगैरह वहीं तो होता है। एक्समस ट्री भी तो एक तरह का कॉनिफर ही है। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको वहां मिलेंगे जहां पर सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो यानी बर्फ नहीं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी स्नोफॉल भी होता है, बाकी टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री के बीच में रहता है, तो वहां पर कॉनिफर फॉरेस्ट मिलेंगे। बारिश तो अच्छी खासी, भाई हर फॉरेस्ट में बारिश तो अच्छी करनी पड़ेगी, बिना अच्छी बारिश के फॉरेस्ट कैसे बनेगा, ठीक है। तो बारिश तो सब में अच्छी जा रही है, लेकिन जहां पर बारिश रह रही है लगभग 250 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है, 250 सेंटीमीटर, वहां पे दो तरह के फॉरेस्ट हैं। कौन से दो तरह के? अगर टेम्परेचर कम है तो कॉनिफर्स, अगर टेम्परेचर मॉडरेट है, अभी बताया था ना टेम्परेट का मतलब मॉडरेट टेम्परेचर, देखो 10 से 25 डिग्री, 10 भी जा सकता है 25 भी जा सकता है, तो अगर टेम्परेचर वेरिएशन है 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तो फिर वो कौन से फॉरेस्ट बन जाएंगे? टेम्परेट फॉरेस्ट। और अगर टेम्परेचर रहता है 0 से 10 डिग्री के बीच में, तो फिर वो कौन से फॉरेस्ट रहेंगे? कॉनिफेरस फॉरेस्ट। बारिश दोनों में लगभग सेम है, ठीक है। सबसे ज्यादा बारिश कहां बताई थी अभी मैंने आपको? ट्रॉपिक्स पे। तो ये देखो 400 सेंटीमीटर तक अगर एनुअल रेनफॉल है तो फिर वो बन जाएंगे काफी डेंस फॉरेस्ट, जिन्हें आप कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और अभी हमने पढ़ा था कि ट्रॉपिक्स में टेम्परेचर वेरिएशन इज मिनिमम। मैंने आपको कहा था टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। तो ये देखो कितना पतला सा ग्राफ है, इसमें टेम्परेचर कितना दिख रहा है आपको? 20 से 25 डिग्री, ना ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना सर्दी। आ गया कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम में, ठीक है। तो ये हो गए आपके कौन से फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्लियर है, समझ में आ गया। डेजर्ट्स में अगर हम टेम्परेचर देखें बच्चों, तो डेजर्ट्स में टेम्परेचर 5 to 25 के बीच में दिखाया, डेजर्ट और ग्रासलैंड दोनों में। हालांकि कुछ स्कॉर्चिंग डेजर्ट्स भी होते हैं जहां पर टेम्परेचर 40 डिग्री 50 डिग्री भी होता है,
वो एक्सट्रीम हैबिटेट में आते हैं, वो अभी इस पैराग्राफ के नीचे लिखा है एनसीईआरटी ने अलग से। एवरेज अगर हम डेजर्ट में देखें तो डेजर्ट्स में भी टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री तक रहता है, बट बहुत एक्सट्रीम स्कॉचिंग डेजर्ट्स जो होते हैं वहां पर 50 डिग्री तक भी जा सकता है, एक्सीड भी कर सकता है। क्लियर, यही चीज यहां पर बताइए। रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद इन ईच बायोम। अच्छा, इस ग्राफ से बेस्ड कैसे क्वेश्चन बन सकता है? कोई भी, मान लो सपोज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनाना है, ABC लिख देंगे, पूछ लेंगे कौन से फॉरेस्ट है आपसे, ठीक है, इन दोनों को पहचानो, इसको पहचानो, लॉजिकली पढ़ा है, इजीली पहचान लोगे। रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट। क्योंकि हर बायोम में अलग अलग टाइप के फैक्टर्स हैं, तो वहां की स्पीशीज भी तो वेरी करेंगी ना बच्चों। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में अलग तरह की स्पीशीज मिलेंगी, डेजर्ट में अलग तरह की मिलेंगी, टुंड्रा में वो मिलेंगे जो स्नोफॉल के लिए अडेप्टेड हैं। ओके, मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया आर शोन इन दिस फिगर। यहाँ पे आपको दिखाया है कि इंडिया में हर तरह के बायोम्स हैं। देखो आप कौन कौन से बायोम दिखाए हैं। ये एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कितना डेंस फॉरेस्ट दिख रहा है, एकदम घने जंगल जो होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। दूसरा जो डायग्राम है वो किसका है? डेसिडुअस। ये समझते हो? डेसिडुअस वर्ड का मतलब होता है झड़ना। जैसे होता है ना अपने राजस्थान वगैरह में कि जब पतझड़ का मौसम आता है तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर दोबारा से नए आ जाते हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट जहां पर सीजनल वेरिएशन चलेंगे वो मेनली किस में आएंगे? डेसिडुअस फॉरेस्ट मेनली आपको टेम्परेट में मिलेंगे, मेनली इन टेम्परेट रीजन। जरूरी नहीं है, ट्रॉपिक्स में भी होते हैं, पर मेनली इन टेम्परेट रीजन, ठीक है, एंड इन ट्रॉपिक्स टू। ये लिख देती हूँ मैं, ट्रॉपिक्स में भी डेसिडुअस फॉरेस्ट भी होते हैं, और जनरली ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इनमें ऐसे जब कोई वेरिएशन ही नहीं आ रहे, सीजनल वेरिएशन ही नहीं हो रहे, तो पतझड़ भी नहीं आएगा, पत्ते भी नहीं झड़ेंगे, एवरग्रीन रहेंगे ये, ठीक है, क्लियर। ये आपको दिख ही गया होगा डायग्राम देखते ही, सूखा पड़ा हुआ है, गिने चुने ट्रीज हैं, तो डेजर्ट हो गया। और ये बच्चों एक सी कोस्टल एरिया आपको दिखाया है, पानी के आसपास वाले जो एरियाज होते हैं, ठीक है। तो इंडिया में हर तरह के बायोम्स प्रेजेंट है। अगर हम अर्थ की बात करें, हमारे प्लैनेट अर्थ की, तो लाइफ एग्जिस्ट नॉट इन फ्यू फेवरेबल हैबिटेट्स, ये सब फेवरेबल हैबिटेट्स थे, बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट। तो एक्सट्रीम हैबिटेट कौन कौन से हैं बच्चों? आपको याद है हमने पढ़ा था आर्कीबैक्टीरिया इज सच अ बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकते हैं, कुछ फंजाई भी रह लेते हैं कई बार, मेनली तो आर्कीबैक्टीरिया। तो एक्सट्रीम हैबिटेट में आते हैं, देखो आ गया स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, हमारे जो सहारा डेजर्ट वगैरह है ना, रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट जहां पे इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि हमेशा बारिश ही होती रहती है, यूं मान लो, रेन सोक्ड है वो एकदम, क्लियर। डीप ओशियन ट्रेंच, यू नो ओशियंस में एकदम डीप में हम जाएंगे, वहां पर भी बच्चों अलग ही तरह का हैबिटेट होता है, अलग ही तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, उनको बोलते हैं डीप ओशियन ट्रेंच, ठीक है। कोई इनकी डिटेल नहीं पूछेगा, सिर्फ टर्म्स हैं, अगर ऑप्शंस में हो आपको मीनिंग आना चाहिए। टॉरेंशियल स्ट्रीम्स है ना, ऐसे एकदम घूमते हुए टॉरेंट्स नहीं आते हैं, तो टॉरेंशियल स्ट्रीम्स। देन इसका क्या मतलब है? परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है स्नो लेडन, ये लिखा हुआ है स्नो लेडन, जहां पे हमेशा बर्फ गिरती रहती, एक्सट्रीम पोलर रीजन्स, ठीक है। देन एकदम हाई माउंटेन्स पर चले जाओ, हम बोलते हैं ना हिमालय वगैरह पे अलग ही तरह की जड़ी बूटियां मिलती हैं, तो हाई माउंटेन टॉप्स पे भी हर तरह के ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे, कुछ स्पेशल प्लांट्स ही आपको मिलेंगे और कुछ स्पेशल एनिमल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। थर्मल स्प्रिंग्स, गर्म पानी के झरने जिसमें वो रहते हैं, कौन से बैक्टीरिया पढ़े थे हमने? थर्मो एसिडोफाइल्स, याद है, पीसीआर में भी पढ़ा था, थर्मल एक्वेटिकस बायोटेक्नोलॉजी में। देन स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स, कंपोस्ट समझते हो? खाद, जिन गड्ढों में सारा किचन वेस्ट वगैरह भर देते हैं और खाद बनने के लिए छोड़ देते हैं, वही तो हुए स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स। तो इनमें मिथेनोजेंस नहीं मिलेंगे आपको खाद बनाने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए उसको, ठीक है। देन और भी बहुत सारे, इवन ह्यूमन इंटेस्टाइन को भी इन्होंने एक यूनिक हैबिटेट माना है फॉर हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। हमारे इंटेस्टाइन में कुछ पैथोजेंस हैं, कुछ सिम्बायोन्ट्स हैं, कई तरह के बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, क्लियर है। देन अब आपको बताया है कुछ एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। What are the key element that lead so much variation in the physical and chemical conditions? क्यों सब बायोम एक दूसरे से इतने अलग हैं? We must remember that the physico-chemical मतलब abiotic components, ठीक है। कहाँ गई मैं? सॉरी, the most important ones are temperature, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने आपको पढ़ाया है।
we must remember that the physico-chemical component यानी abiotic component alone do not characterize the habitat of an organism completely। ये कह रहा है कि किसी भी हैबिटेट में कौन से ऑर्गेनिज्म रहेंगे, ये बात एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड तो करती है, बट सिर्फ एबायोटिक पे डिपेंड नहीं करती। ये बात इस पर भी डिपेंड करती है कि उस हैबिटेट में बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब जो भी स्पीशीज वहां है उनके पैथोजेंस तो ज्यादा नहीं है, उनके पैरासाइट्स तो नहीं है ज्यादा, वरना वो मर जाएंगे। ज्यादा शिकार करने वाले प्रेडेटर्स तो नहीं है, वरना प्रे को भागना पड़ेगा वहां से। बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स तो नहीं है वहां पर, अगर उनसे सुपीरियर स्पीशीज हुई तो वो उन्हें खत्म कर देंगी। तो कोई भी हैबिटेट में जो स्पीशीज कंपोजिशन है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो एबायोटिक फैक्टर्स पे और दूसरा वहां के बायोटिक फैक्टर्स यानी दूसरी स्पीशीज पर भी। क्लियर? क्योंकि उन सबसे हम लगातार इंटरेक्ट करते रहते हैं। क्लियर? ये सबसे एंड में आएगा इस चैप्टर के। इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बच्चों इसके लास्ट टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन से, ठीक है, जिसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कूद के सीधा वहीं चले जाओ मैम वही पढ़ लेते हैं, हम तो सिर्फ एक बार सब कुछ पढ़ो, ठीक है। We assume that over a period of time the organism had through natural selection, evolution में पढ़ा था, evolved adaptations to optimize its survival and reproduction in its habitat। जब हम struggle करते हैं तो natural selection होता है जिससे हमारा survival होता है और फिर reproduce करते हैं, ठीक है। Each अब अच्छा यहाँ पर ना ये वाला जो पार्ट है अब न्यू एनसीईआरटी में तो हटा दिया है, बट जब तक ये वाला पार्ट था ओल्ड एनसीईआरटी में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। इसको ये जो वर्ड है NICHE, निश या निके, कुछ इसको निश बोलते हैं कुछ निके बोलते हैं। तो ये जो निश है बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको समझनी है। देखो समझना, फिर मैं इस डेफिनेशन को पढ़ूंगी कि एक्चुअली में ये क्या होता है। अगर हम नॉर्मली हैबिटेट तो आप सब जानते हो ना, हैबिटेट वर्ड का मतलब होता है हमारा एड्रेस, हम जहां पर रह रहे हैं, हैबिटेट हमारा एनवायरमेंट है ना। तो हैबिटेट और निश में क्या डिफरेंस है समझना। हैबिटेट यानी जैसे मान लो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल लगा ये मुझे कि अगर ये एक बहुत बड़ा ट्री है, इस पे बहुत तरह की स्पीशीज रहती हैं, तो उन सारी स्पीशीज का हैबिटेट तो कौन है? ट्री, ठीक है। बट अब कौन सी स्पीशीज ट्री के किस जोन में रहती है? कुछ स्पीशीज ऐसी होंगी जिन्हें मिट्टी में छोटे छोटे जो भी चीजें पड़ी हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उनको खाना है, तो वो नीचे वाले बॉटम एरिया में ज्यादा रहेंगी, ठीक है। जो वुड पैकर वगैरह आपको पता है बर्ड्स होते हैं, वो ट्री के स्टेम में अपना एक होल बना के घर बना के उसके अंदर रहते हैं, उस जगह पर रहेंगे। जो बहुत बड़े बड़े बर्ड्स हैं जिनको दूर तक देखना है कि यार कौन मेरा कोई शिकारी जा रहा है, मेरा कोई शिकार जा रहा है कि उसको पकड़ के खा लूं, वो टॉप पे रहेंगे। और जिन्हें बच के रहना है वो ट्री के अंदर कहीं अपने घोंसले बनाकर रहेंगे। यानी एक ही ट्री पर जोन डिवाइडेड है कि जो जोन जिस भी पर्टिकुलर एरिया के लिए वेल अडेप्टेड है, जो उसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे, उसको खाना भी इजीली वहां पर मिल जाए, उस जगह को प्रेफर करेगा ना, तो वो कहलाएगा उसका निश। यानी सिंपल वर्ड्स में आप ऐसा कह सकते हो कि निश जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म का प्रोफेशनल एड्रेस होता है। क्या होता है? प्रोफेशनल एड्रेस, है ना। जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो उसका घर जो है वो उसका हैबिटेट, और वो जिस हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है वो उसका प्रोफेशनल एड्रेस यानी निश, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर आपको अलग तरह से समझना है कि सेम हैबिटेट में बहुत सारे निश हो सकते हैं। यस और नो? हैबिटेट तो सबके लिए ट्री है, इन सबका एड्रेस क्या है कि ट्री पर रहते हैं। बट अगर एग्जैक्टली किसी को जाकर उस ट्री पर मिलना है कि यार ये इस ट्री पर कहाँ रहता है, या फिर आप जैसे है ना कि अगर कोई एक कंपनी है बहुत बड़ी और आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिलने जा रहे हो तो आप पूछोगे ना आप कौन से फ्लोर पर किस रूम में बैठते हो, वो उसका निश हुआ, ठीक है। तो वैसे ही एक ही हैबिटेट में बहुत सारे निश पॉसिबल हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड निश, ठीक है। जब पहले डिटेल में आता था तो मैं बच्चों को पूरा इसको लिखवाती थी कि हैबिटेट और निश में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, बट अब से इतनी डिटेल्स नहीं पूछी जाती हैं। क्लियर? तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है देखना, ईच ऑर्गेनिज्म, निश को कैसे डिफाइन किया है, ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस। हर ऑर्गेनिज्म की इनवेरिएबली यानी बिना किसी वेरिएशन के डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस है जिसमें वो रहेगा, दैट इट कैन टॉलरेट। वो वहां पे क्यों रह रहा है? क्योंकि वो जगह है जिसमें होने वाले चेंजेस को वो टॉलरेट कर सकता है, वो जानता है क्या अप एंड डाउन है, कैसे मुझे डील करना है उन चीजों से, तो इट कैन टॉलरेट
डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइज, वहां उसकी जरूरत की हर चीज अवेलेबल है, जो जो उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए वो सब उसको वहां मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट हैज अ डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, उस इकोसिस्टम पर उसका एक डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल है। जैसे उस कंपनी में वो पर्सन जिस भी फ्लोर पे जो भी काम कर रहा है उस काम को वो संभाल रहा है, तो उसका एक रोल है ना वहां पे। वैसे ही इस इकोसिस्टम में नीचे अगर स्क्विरल्स रह रही हैं, ऊपर लार्ज बर्ड्स रह रहे हैं, बीच में वो वुड पैकर रह रहा है, उसमें छोटे बर्ड्स रह रहे हैं, तो उन सबका एक इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, जिसके बिना वो इकोसिस्टम में बैलेंस हो जाएगा। तो अगर ये तीनों चीजें कोई स्पीशीज के लिए जिस भी एरिया में फिट बैठ रही हैं, वो एरिया उस स्पीशीज का क्या बन जाएगा, ऑल दीज टुगेदर कंप्राइजेस इट्स निश और निके। क्लियर? क्या क्या तीन चीजें बताई मैंने आपको, एक तो इनवेरिएबली एक तो ऐसी कंडीशंस, इनवेरिएबली कंडीशन, डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन जिनको वो टॉलरेट कर सके। दूसरा, डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो जिन्हें वो यूटिलाइज कर सके। और थर्ड, उसका एक डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल उस इकोसिस्टम में हो, तो वो एरिया उस हैबिटेट में उस स्पीशीज का क्या बन जाता है, निश। क्लियर है? समझ में आ गई डेफिनेशन? अगर क्वेश्चन आता है तो बस इन्हीं, ये जो तीन कीवर्ड्स मैंने आपको बताए, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन होता है कि इनमें से क्या क्या एक निश में फुलफिल होना चाहिए। हो सकता है तीनों ऑप्शंस हो या कोई एक ऑप्शन आपको दे दे। ठीक है? क्लियर है? वैसे निश तब कहलाएगा जब तीनों चीजें वहां फुलफिल हो रही हैं। डन है? आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई, अब आपको यहाँ पर बच्चों ऑर्गेनिज्मिक लेवल में सबसे पहले ये जो अलग अलग एबायोटिक फैक्टर्स है ना, उनमें 4 एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। सीक्वेंस में इनको याद रखो। सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार नीट में अभी रिसेंटली ये भी क्वेश्चन आया था, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलिवेंट, इकोलॉजिकली रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, तो वो है वाटर। तो सबसे पहले हम, वाटर कहां से हो गया, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो मेनली किस पे डिपेंड करती है बच्चों, टेम्परेचर पे। हमारा जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है। अब थोड़ा सा भी हमें फीवर हो जाता है तो देखो हम कितना टायर्ड, लेथार्जिक फील करते हैं। हम अपने जरूरत की जो रेगुलर काम है वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं, या यूं कहो कि कम कर देते हैं काम करना। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है हमारे लिए, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंस है वो है वाटर की। हालांकि टेम्परेचर और वाटर में हमें कंफ्यूजन हो सकता है, हमें लगेगा यार पानी तो लाइफ के लिए, उसके बिना तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, नो डाउट। पर मैंने आपको बताया ना, वाटर से इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंस टेम्परेचर को क्यों दी है, क्योंकि यहाँ हम फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इज द मोस्ट रेलिवेंट। सेकेंड नंबर पे रखा है वाटर को, थर्ड नंबर पे रखा है लाइट को, सनलाइट को। ठीक है? एंड फोर्थ नंबर आता है सॉइल का। सॉइल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट चारों में देखें तो सबसे लास्ट पर। इन चारों को वन बाय वन पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। देखो हाँ बच्चों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट फैक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया, यू आर अवेयर दैट द एवरेज टेम्परेचर, पहले आपको टेम्परेचर का वेरिएशन बताया जो मैंने आपको अभी अभी समझाया था लेक्चर के शुरू में, कि अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, कहां से, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, तो आप मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा। अगर इक्वेटर जहां पर मैक्सिमम सनलाइट गिर रही है से पोल्स जहां पर बर्फ पड़ती है, तो बट ऑब्वियस टेम्परेचर विल डिक्रीजेस। ऐसे जस्ट उठ के लाइन, एज इट इज लाइन नीट में आपसे पूछ ली गई। ठीक है? तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा विद फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। इसी तरह अगर हम कहें कि अगर हम प्लेन से माउंटेन्स की तरफ जाएंगे, भाई हिल स्टेशंस पे घूमना तो सबको ही पसंद है क्योंकि वहां पर ठंडक बड़ी अच्छी रहती है, और जबकि प्लेन्स वाले जो एरिया है वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो प्लेन्स से टॉप्स की तरफ भी आप जाओगे तो भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्लियर? देन इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो। अब इन्होंने कुछ एक्सट्रीम केसेस भी बताए हैं कि अगर हम पोल्स पर जाएं तो वहां तो टेम्परेचर बच्चों सब जीरो, यानी जीरो से भी नीचे माइनस में रहता है, बर्फ पड़ी रहती है। एंड अगर हम बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पर, अगर हम ट्रॉपिकल डेजर्ट्स पर जाएं तो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स पर क्या होगा, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स पर टेम्परेचर मैंने आपको कहा था ना 50 डिग्री से भी एक्सीड कर जाएगा। ठीक है? और अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो वहां बताओ क्या होगा, हाई एल्टीट्यूड यानी अगेन वही जो जैसा पोल्स पर होता है वैसा ही हाई एल्टीट्यूड्स पर होगा, हिल स्टेशंस पर होगा। तो हाई एल्टीट्यूड एंड पोल्स पर टेम्परेचर रहेगा, जो बहुत ही ऐसे वाले हिल स्टेशंस होते हैं ना, बहुत ज्यादा, जैसे कश्मीर वगैरह जहां पे बर्फ काफी अच्छी पड़ती है, तो वो हाई एल्टीट्यूड एरिया हो गए। पोलर कंट्रीज मैंने आपको बताई दी, यहाँ पर टेम्परेचर मिलेगा आपको सब जीरो।
जबकि ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में टेम्परेचर समर्स में 50 डिग्री को भी क्रॉस कर जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर? देयर आर यूनिक हैबिटेट सच एज, अब कोई ऐसा हैबिटेट भी है क्या जहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री को क्रॉस कर जाए? बिल्कुल है, शुरू से पढ़ा है हमने, आर्की बैक्टीरिया जहां पर रहते हैं। अगर हम बात करें थर्मल स्प्रिंग्स की, गर्म पानी के झरने, और ये समझते हो आप डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, इस वर्ड को आप हाईलाइट करो, ये पूरी बायो में कहीं ना कहीं आता ही रहता है किसी ना किसी चैप्टर में। डीप सी यानी समुद्र में एकदम नीचे, वेंट्स यानी एक तरह से जैसे आपने देखा है फव्वारा कैसे निकलता है या ज्वालामुखी कैसे फटता है, तो वैसे है ना समुद्र के डीप में भी जो नीचे एकदम जहां पर सरफेस, जहां पर लैंड होती है, सरफेस होती है, वहां पर क्या होता है, वहां पर छोटे छोटे होल्स बने रहते हैं और उन होल से बहुत तेजी से गर्म पानी निकलता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट। तो डीप सी में जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फट गया हो, इतना गर्म पानी होता है, उसमें भी कुछ लाइफ मिली है साइंटिस्ट को, तो वहां पर टेम्परेचर रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्सीड, और उसमें कुछ एक्सट्रीम आर्की बैक्टीरिया हैं, वो ही सरवाइव कर सकते हैं। तो थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट दो ऐसे हैबिटेट हुए जहां पर टेम्परेचर एक्सीड करता है 100 डिग्री से भी ज्यादा, यानी उबलता हुआ गर्म उबलता पानी होता है यहाँ पर। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये तो आपको कुछ टेम्परेचर के वेरिएशंस बताए हैं। नाउ इट इज जनरल नॉलेज दैट, अब आपको ये बताया है कि कौन सी स्पीशीज किस एरिया के लिए अडेप्टेड है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी भी स्पीशीज को ट्रॉपिक्स में भी रख दो, टेम्परेट में भी रख दो, पोल्स पे भी रख दो, हर जगह सर्वाइव थोड़ी ना कर लेगी। जो स्पीशीज जिस एरिया में लॉन्ग टाइम तक रहती है वहां के लिए अडेप्ट हो जाती है। लॉन्ग टाइम मतलब कई मिलियन ऑफ ईयर्स से वो वहीं पर रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं बच्चों कि अगर हम देखें, इट इज अ जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्रीज डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट्स लाइक कनाडा एंड जर्मनी। कनाडा और जर्मनी जो कि टेम्परेट कंट्रीज है, जैसे हम बोलते हैं ना मैंगो कब आते हैं, मैंगो आते हैं जनरली गर्मियों में। तो मैंगो आप देखना ज्यादातर जहां पर मैंगो का प्रोडक्शन होता है वो ट्रॉपिकल रीजन्स है। ठीक है, टेम्परेट रीजन्स में, टेम्परेट कंट्रीज में मैंगो का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंगो इज अ ट्रॉपिकल ट्री। ठीक है, ट्रॉपिकल। देन इसी तरह दूसरा एग्जांपल आपको दिया है, जो स्नो लेपर्ड्स होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, आर नॉट फाउंड इन द केरला फॉरेस्ट। वो आपको स्नो रीजन्स में मिलेंगे, केरला फॉरेस्ट में वो सर्वाइव भी नहीं कर सकते। इसी तरह ट्यूना फिश का एग्जांपल दिया है। ट्यूना एक फिश की स्पीशीज है स्पेशल, विच इज रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशियन। ये आपको ट्रॉपिकल ओशियंस में ही मिलेगी, बियॉन्ड द ट्रॉपिकल ओशियन, इन जो टेम्परेट ओशियंस होते हैं वहां पर ये सर्वाइव नहीं कर सकती। तो आप तीनों एग्जांपल्स अलग अलग याद रखना। मैंगो ट्रीज आपको मिलेंगे ट्रॉपिक्स में, टेम्परेट कंट्रीज में नहीं मिलेंगे। स्नो लेपर्ड्स आपको मिलेंगे पोल्स पर, केरला वगैरह में नहीं, केरला फॉरेस्ट में नहीं मिलेंगे। और जो ट्यूना फिश है वो आपको मिलेगी ट्रॉपिकल ओशियंस में, टेम्परेट ओशियंस में नहीं मिलेगी। ठीक है, नो डाउट ये कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप इसमें, तो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तब ध्यान रहेगा। ऐसी कोई चीज है जिसको बार बार रिवाइज करने के लिए कहूं मैं, वहां पर लिख देना रिवाइज। क्लियर? यू कैन एप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन यू रियलाइज। अब बताया है कि टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको हाईलाइट करो। सिंपल लॉजिकल चीज है, क्योंकि इट अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। जो जहां पर बरसों से रहता आया है उसके एंजाइम्स वहीं के अकॉर्डिंग अडेप्टेड हैं, वो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही उसका बॉडी में टेम्परेचर सेट है। अगर वो टेम्परेचर उसी अकॉर्डिंग रहा तो एंजाइम्स काम करेंगे, अगर बहुत ज्यादा या कम हो गया तो आपको पता है या तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं या फ्रीज हो जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था। ठीक है, क्लियर? एंड थ्रू इट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अगर एंजाइम काम नहीं करेंगे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस नहीं होंगे। इसलिए टेम्परेचर इज द मोस्ट रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। क्लियर? देन अब आपको यहाँ पर बताया है कि जो, जैसा मैं आपको कह रही हूँ ना कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड होते हैं, क्लाइमेट के लिए अडेप्टेड होते हैं। तो अब यहाँ पर बच्चों आपको एनिमल्स की दो कैटेगरीज बताई हैं, नॉट ओनली एनिमल, ऑर्गेनिजम्स की दो कैटेगरीज बताई हैं कि नो डाउट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म तो ऐसे हैं जो जहां रहते हैं वो सब वहीं रह सकते हैं। अगर आप उनका चेंज करोगे हैबिटेट तो दूसरे हैबिटेट में वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बट साइमल्टेनियसली ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो हर तरह के हैबिटेट में रह सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स पोल्स पे भी रह लेते हैं, चाहे से हम आर्टिफिशियल चीजें अपनाते हैं, बड़ी बड़ी मोटी जैकेट्स पहनते हैं जब घूमने जाते हैं, अगर समर्स में डेजर्ट में कहीं पे जा रहे हैं
तो वहां पर अपने साथ कुछ ठंडी चीजें लेकर जाते हैं, या गर्मी से बचने के लिए हमने कूलर, एसीज वगैरह बना लिए हैं। पर अगर मैं एक बार ह्यूमंस को साइड में रख दूं, अगर मैं बात करूं ऑल ओवर बर्ड्स एंड मैमल्स की बच्चों, तो आपको ध्यान है एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया था ह्यूमन फिजियोलॉजी में कि बर्ड्स और मैमल्स दोनों होम्योथर्मिक हैं, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदलता नहीं है ना। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर आप एनवायरनमेंट बदलोगे तो बॉडी का टेम्परेचर बदल जाएगा और बॉडी के एंजाइम सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो बर्ड्स और मैमल्स में तो मोस्टली क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बदलता ही नहीं है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। जबकि जो पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जो आपने पढ़ा है पाइसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, उनमें तो क्या होता है, अगर बाहर गर्मी है तो उन्हें भी थोड़ा सा बॉडी हीट बढ़ानी पड़ेगी, बाहर सर्दी है तो बॉडी का हीट डाउन करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्यों? ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको, उल्टा मत समझ लेना। जो पाइसीज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं वो ऐसा नहीं करेंगे कि अगर बाहर सर्दी है तो खुद को गर्म कर लें और बाहर गर्मी है तो खुद को ठंडा कर ले, नहीं, फिर तो बहुत ज्यादा हीट डिफरेंस आ जाएगा। बॉडी में और एनवायरनमेंट में हीट डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, उनके मेंटेन होना चाहिए। अगर बाहर गर्मी है तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ हो, अगर बाहर सर्दी है तो बॉडी का टेम्परेचर भी घटा हुआ हो, ठीक है। तो जो पॉइकिलोथर्म्स हैं, अगर मान लो पॉइकिलोथर्मिक एनिमल स्नो के लिए अडेप्टेड है और आप उसको ले जाकर डेजर्ट में पटक दोगे तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर इतना नहीं राइज कर सकता, एंजाइम काम ही नहीं करेंगे। पर अगर आप ह्यूमंस को डेजर्ट में रख दो, चाहे स्नोई रीजन में रख दो, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहना है। जो भी चेंजेस होंगे वो दूसरे तरह से होंगे, स्वेटिंग होगा, शिवरिंग होगा, पर बॉडी टेम्परेचर नहीं बदल रहा ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, स्पेशली मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड मैमल्स, वो तो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बच्चों यूरीथर्मल। क्या कहलाते हैं? यूरीथर्मल। ये रहा यूरी वर्ड का मतलब है ब्रॉड। और वो ऑर्गेनिजम्स जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए टॉलरेंस शो करेंगे वो होते हैं स्टेनो मतलब नैरो, स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। समझ गए? लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रही कि सारे बर्ड्स एंड मैमल्स यूरीथर्मल है और बाकी सारे के सारे स्टेनोथर्मल हैं, दोनों में एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। नो डाउट यूरीथर्मल में अगर हमसे यहाँ पे आपको क्या किया ना, एनसीईआरटी ने बताया नहीं, आपको बोला है कि कैन यू थिंक फ्यू यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल एनिमल्स एंड प्लांट्स, आपसे पूछा है कि आप एग्जांपल्स बताओ, ठीक है। तो यूरीथर्मल में आप लिख सकते हो मोस्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, सारे नहीं, अभी आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे। कुछ बर्ड्स ऐसी भी हैं जिन्हें आप पोलर रीजन्स में नहीं रख सकते, हमिंग बर्ड वगैरह, हम रीजन पढ़ेंगे क्यों, चाहे से वो बर्ड है, होम्योथर्मिक है, फिर भी नहीं रख सकते। कुछ मैमल्स भी ऐसे हैं जो स्नो के लिए अडेप्टेड है, जैसे अभी हमने पढ़ा स्नो लेपर्ड, फिर वो तो मैमल ही है, लेपर्ड है, तो आप उसको केरला फॉरेस्ट में भी रख दो ना, कहाँ प्रॉब्लम है, पर नहीं। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स क्या है, यूरीथर्मल है, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में रह सकते हैं। बट जो शुरू से बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते आए हैं ना, उनको जनरली इधर उधर आप नहीं कर सकते हो। क्लियर? और स्टेनोथर्मल का एग्जाम्पल कौन आएगा? इसको मैंने क्यों रखा, क्योंकि ये होम्योथर्मिक है, ये होम्योथर्मिक है, इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होता। और स्टेनोथर्मल में आप किसको रखोगे? जो परम होता है ना, उसमें पाइसीज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स को, अगेन इनमें भी एक्सेप्शंस होंगे, एंड इनवर्टिब्रेट्स को भी। प्लांट्स में बच्चों मैं आपको एग्जांपल्स की डिटेल पे नहीं जा रही हूँ, प्लांट्स में अलग अलग होता है, जैसे कुछ कॉनिफर्स होते हैं वो स्टेनोथर्मल होते हैं, कुछ दूसरे ट्रीज होते हैं वो यूरीथर्मल होते हैं, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना, ठीक है। क्लियर? इनको मैंने यहाँ क्यों रखा, क्योंकि ये कौन है, ये है पॉइकिलोथर्मिक। जस्ट आप कोरिलेट कर सको इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गई? आपसे तो जनरली डेफिनेशन पूछेंगे। यूरीथर्मल कौन होता है? which can tolerate and thrive wide range of temperature, जबकि स्टेनोथर्मल कौन होता है? which are restricted to narrow range of temperature. Simple. The level of thermal tolerance of different species determine to a large extent their geographical distribution. उसी से डिसाइड होगा कि कौन आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। In recent year there has been a growing concern about the gradually increasing average global temperature, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आजकल कितनी कॉमन है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, CO2 बढ़ रही है,
जिसकी वजह से हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो वो जो ग्लोबल वार्मिंग है ये कह रहा है अगर वो इसी तरह कंटिन्यू रही ना तो अर्थ पे बहुत सारी स्पीशीज के एग्जिस्टेंस को खतरा आ जाएगा। हालांकि अब तो ये चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है एनवायरमेंटल इशू, वरना वहां पर इस ग्लोबल वार्मिंग को डिटेल में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, दूसरे फैक्टर पर आए हम। नाउ हाउ वाटर इज इंपॉर्टेंट। वाटर इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लाइफ। यू नो लाइफ का ओरिजिन ही कहाँ हुआ है, पानी में हुआ है। लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। बिना पानी के लाइफ का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब हम अलग अलग ग्रहों पे भी तो ढूंढ रहे हैं कहीं पर हमें लाइफ मिल जाए, पर जिस ग्रह पर पानी ही नहीं है वहां पर लाइफ भी नहीं है ना। जहां पर भी हमें पानी के अवशेष मिलेंगे या पानी का कुछ मिलेगा, इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो बिना पानी के लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर। अब ये पानी हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी को कैसे अफेक्ट करता है वो हमें समझना है। Its availability is so limited in deserts and only special adaptation make it possible for organism to live there। पहले समझाया है कि पानी इतना जरूरी है कि जिन एरिया में पानी है ही नहीं, जैसे डेजर्ट्स वगैरह में है ही नहीं, मतलब बहुत कम है, वहां पर सिर्फ स्पेशल ऑर्गेनिजम्स ही रह सकते हैं, जैसे कि कैम प्लांट्स है ना, डेजर्ट ये कैक्टस, यूफोर्बिया वगैरह। एनिमल्स में भी कैमल, एक आप अभी आगे पढ़ोगे कैंगरू रेट, एक स्पेशल टाइप का रेड की स्पीशीज है, उसको कैंगरू रेड कहते हैं। वो कैंगरू की तरह फुदक फुदक के चलता है, हॉपिंग मूवमेंट, इसलिए। और वो है ना पूरी लाइफ बिना पानी के जिंदा रह सकता है। अडेप्टेशंस में बताऊंगी क्यों। ठीक है। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज ऑल्सो हेविली, ना सिर्फ एनिमल्स बल्कि प्लांट्स भी बच्चों पूरी तरह पानी पे डिपेंडेंट है। वो भी कैसे जिंदा रहेंगे बिना पानी के। You might think that organism living in ocean, lake and river should not face any water related problem। तो हमें लगेगा कि यार फिर तो पानी में रहने वालों के बड़े मजे हैं, उनको तो कभी पानी की कमी नहीं होती, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता होगा पानी से। उनको और ज्यादा फर्क पड़ता है बच्चों, क्योंकि ना सिर्फ वाटर की अवेलेबिलिटी बल्कि वाटर का जो कंपोजिशन है, वाटर की पीएच क्या है, वाटर में पॉल्यूटेंट्स तो ज्यादा नहीं है, वाटर की सैलिनिटी क्या है, ये सारे फैक्टर्स भी लाइफ को, मतलब लाइफ में या जो इकोलॉजी है उसमें चेंजेस करते हैं। इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए भी वाटर की क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है। तो इसमें लिखा है इट इज नॉट ट्रू कि इनके लिए वाटर कोई मैटर नहीं करता। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या चीज मैटर करती है, देखना, क्वालिटी ऑफ वाटर, जिसमें आ गया वाटर का केमिकल कंपोजिशन, वाटर की पीएच, ठीक है, एज वेल एज वाटर की सेलिनिटी यानी कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। इन सब के लिए वाटर की क्वांटिटी और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर की क्वालिटी। जैसे कि यहाँ पर आपको सेलिनिटी के 3 एग्जांपल्स दिए हैं कि किस जगह का पानी कितना सलाइन है। तो देखो यहाँ पर आपको लिखा है जनरली जो इनलैंड वाटर होता है ना, इनलैंड वाटर, नदियों वगैरह का पानी, वो आपको पता है फ्रेश वाटर बोलते हैं हम उसको, क्योंकि उनमें सॉल्ट ना के बराबर है। तो उसकी सैलिनिटी दी है लेस देन 5। आप अलग से चाहो तो साइड में लिख लेना। इनलैंड वाटर की कितनी है, लेस देन 5 है। किसमें है ये 5? ये है बच्चों पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड में। एक तो परसेंटेज होता है, एक पीपीएम होता है, यहाँ पर पीपीटी में मेजर किया है, पार्ट्स पर थाउजेंड में। ठीक है। तो इनलैंड वाटर का सैलिनिटी होता है लेस देन 5। सी वाटर की सैलिनिटी होती है 30 से 35। खारा पानी होता है समुद्रों में, बट 30 to 35। ठीक है। एक ऐसा भी सोर्स ऑफ वाटर है जहां पर ये सैलिनिटी मोर देन 100 होती है, जैसे टेम्परेचर था ना मोर देन 100, वैसे उन वाटर सोर्सेस को कहते हैं बच्चों हाइपर सलाइन लगून्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, अलग से हाईलाइट कर दो। मोर देन 100 होती है हाइपर सलाइन, नाम में ही आ रहा है हाइपर सलाइन लगून्स। क्लियर। सम ऑर्गेनिजम्स, तो मतलब तीनों सोर्सेस के ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं। हाइपर सलाइन में बहुत एक्सट्रीम हैबिट ऑर्गेनिजम्स हैं जो रह सकते हैं। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो आर्की बैक्टीरिया में हमने पढ़े थे हेलोफाइल्स, हेलोफाइल जो एक्सट्रीम सलाइन वाटर में भी रह सके। क्लियर। तो यहां पर लिखा है, अब वाटर के बेसिस पर भी दो तरह के हैं। अगर एक्सट्रीम रेंज ऑफ वाटर क्वालिटीज को सरवाइव कर रहे हैं, मान लो कुछ ऐसे भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें आप सलाइन वाटर में रख दो चाहे फ्रेश वाटर में रख दो, तो वो दोनों में सरवाइव कर लेंगे। पर कुछ ऐसी भी फिशेज हैं जो सिर्फ फ्रेश वाटर में रह सकती हैं या सिर्फ सी वाटर में रह सकती हैं। तो वही वाली बात हो गई कि जो हर तरह के पानी में रह सकते हैं यानी वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, वो कौन हो गए, यूरी हेलाइन। यूरी यानी ब्रॉड, हेलाइन यानी सैलिनिटी। हेलो वर्ड किसके रेफरेंस में आता है, सॉल्ट्स के रेफरेंस में, हेलोफाइल्स। ठीक है। ऐसे ही विच आर restricted to narrow range of salinity
अगर आपने फ्रेश वाले को सी में या सी वाले को फ्रेश में डाला तो वो मर जाएंगे, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो पानी का एग्जॉस्मोसिस हो जाएगा या एंडोस्मोसिस हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, उनको आप कहेंगे स्टेनोहेलाइन। क्लियर है, वहां था स्टेनोथर्मल, यहाँ है स्टेनोहेलाइन, वर्ड सेम है। यूरी मतलब ब्रॉड, स्टेनो मतलब नैरो। क्लियर। लिखा है दीज फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स दे वुड फेस। या तो एग्जॉस्मोसिस हो जाएगा, बहुत ज्यादा पानी बॉडी के बाहर आ जाएगा, या एंडोस्मोसिस हो जाएगा, बहुत ज्यादा पानी बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको टेम्परेचर और वाटर किस तरह लाइफ को अफेक्ट करते हैं। बढ़ते हैं तीसरे फैक्टर पर, दैट इज लाइट, जिसमें आपको सनलाइट के बारे में समझाया है। देखना, since plants produce food through photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy, we can quickly understand the importance of light for living organisms. ठीक है, you all know about photosynthesis. तो ऐसा नहीं है, ये मत समझना कि लाइट सिर्फ प्लांट्स के लिए ही जरूरी है। प्लांट्स के लिए तो लाइट जरूरी है ही, एनिमल्स के लिए भी जरूरी है, हम आगे देखेंगे। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल लाइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द सनलाइट। ठीक है, तो अगर, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट तो भाई सिर्फ ह्यूमंस के पास ही है ना, बाकी किसी स्पीशीज के पास तो नहीं है, वो तो हर तरह से अपनी एक्टिविटीज के लिए सनलाइट पर डिपेंडेंट है। तो प्लांट्स और एनिमल वाइज अगर हम देखें तो प्लांट्स के लिए सनलाइट क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज, प्लांट्स को सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, मेनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग इन फॉरेस्ट आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसाइज ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशन। अच्छा देखो, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इस पर एक बार नीट में क्वेश्चन भी आया, इसको आप हाईलाइट करो। आप लोग ये वर्ड समझते हो, कैनोपीड फॉरेस्ट, ये आगे लिखा हुआ है, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली ओवरशैडोड बाय कैनोपीड ट्रीज। जो बहुत घने जंगल होते हैं या बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना, वो जैसे अपन कैनोपी नहीं बनाते किसी चीज का, टेंट बनाते हैं, तो वैसे ही जो बहुत बड़े ट्रीज हैं, तो इमेजिन करो वो इतने ज्यादा घने हैं, डेंस हैं, कि सनलाइट उनको क्रॉस करके नीचे तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत बीच बीच में से पत्तियों के बीच में से हल्की फुल्की पहुंच रही है। ठीक है, तो नीचे जो मिट्टी में छोटे छोटे प्लांट्स उग रहे हैं, जिनको इस बड़े ट्री ने ढक रखा है, वो प्लांट्स, उन प्लांट्स को उतनी सनलाइट नहीं मिल रही ना जितनी मिलनी चाहिए, उन प्लांट्स तक बहुत ही लिमिटेड सनलाइट पहुंच रही है। तो यहाँ क्या लिखा है कि द स्मॉल प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन फॉरेस्ट आर अडेप्टेड, लेकिन वो जो प्लांट्स हैं जिनके पास बहुत कम सनलाइट पहुंच रही है, उनमें नेचर ने कुछ भी ऐसा अडेप्टेशन दिया है कि वो इतनी कम सनलाइट में भी फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम है, वो अपना फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। नो डाउट, मैंने एक और फैक्टर बताया था कि उनके लिए लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। नॉर्मली लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता ना, क्योंकि ज्यादातर प्लांट्स को सनलाइट जरूरत से ज्यादा अवेलेबल है। हमने पढ़ा था 10% ऑफ सनलाइट पर सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो मैक्सिमम ट्रीज के लिए तो सनलाइट एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, बट ये जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिन तक बहुत लिमिटेड लाइट पहुंच रही है, उनके लिए लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है। अगर आप किसी भी तरह से उन्हें ज्यादा सनलाइट अवेलेबल करवाओगे तो उनमें फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी है कि ये जो प्लांट्स हैं, दे आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसाइज ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशंस बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली ओवरशैडोड बाय टॉल कैनोपी ट्रीज। मतलब आपको बताया है इसमें कि इकोलॉजी, नेचर किस तरह से चीजें सेट करती है कि अगर उन तक कम लाइट पहुंच रही है तो उनमें क्लोरोफिल ज्यादा बना दिया, डार्क ग्रीन कलर का बना दिया, या कुछ भी ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वो अपना काम चला सके, वरना फिर वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आगे लिखा है, देखो वो जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर है ना, उसमें से अब एक टॉपिक हट गया है, फोटो पीरियोडिज्म। वरना फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है सनलाइट का फ्लावरिंग पे इफेक्ट होना। कुछ होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स जो कम ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट में फ्लावरिंग करते हैं, सर्दियों में जिनमें फ्लावरिंग होती है वो सन डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स ज्यादा सनलाइट मिलने पर फ्लावरिंग करते हैं, लॉन्ग डेज समर्स में होते हैं। और एक होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी सनलाइट है नहीं है, वो हमेशा फ्लावरिंग करते हैं। तो क्या सनलाइट का फोटोसिंथेसिस के अलावा और किसी चीज पर इफेक्ट होता है? यस, किस पर होता है? फ्लावरिंग पर। तो दूसरा फैक्टर हुआ प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के बाद फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ डे एंड नाइट, नॉट ओनली डे, वहां पे नाइट का ड्यूरेशन भी देखा जाता है, उसी को कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। मान लो तुमसे पूछ लेंगे कि इनमें से किस फिनोमिना के लिए प्लांट्स को सनलाइट रिक्वायर है? पहला ऑप्शन फोटोसिंथेसिस, आपने टिक कर दिया, देखा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन था फोटोपीरियोडिज्म और तीसरा था बोथ, तो बोथ आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, दिस इज फोटोपीरियोडिज्म।
क्लियर, ये तो हुई बात प्लांट्स की। अब बात कर लेते हैं बच्चों एनिमल्स की। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, प्लांट्स की, अब हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की। एनिमल्स को लाइट क्यों चाहिए, तो भाई एनिमल्स के लिए लाइट इज इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म देयर डेली एक्टिविटीज। जैसे हमें अगर हमारे रूम में अंधेरा है तो काम करने के लिए लाइट जलानी पड़ती है ना, तो अगर हम नेचुरल लाइट की बात करें तो रात को, और जो नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं वो तो रात में अपने काम कर लेंगे, पर जो दिन वाले एनिमल्स हैं, दिन में जिन्हें दिखता है वो तो दिन का इंतजार करेंगे ना। तो एनिमल्स को लाइट क्यों चाहिए, दे यूज द डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन एज क्यू मतलब सिग्नल्स फॉर फोरेजिंग। फोरेजिंग का मतलब सर्च ऑफ फूड। फूड भी तो तभी मिलेगा जब लाइट आएगी, कैसे दिखेगा उनको अंधेरे में, सर्च ऑफ फूड के लिए चाहिए एनिमल्स को लाइट। रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए चाहिए, मीटिंग पार्टनर तक पहुंचने के लिए, माइग्रेशन करना है, इधर से उधर जाना है, उसके लिए भी चाहिए, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए एनिमल्स को भी लाइट इज हाईली रिक्वायर्ड। तो क्या लाइट इकोलॉजिकली एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिल्कुल है, ठीक है। देन द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर। ओवरऑल एक और इंपॉर्टेंस है लाइट की, जो हम कहते हैं कि टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है हमारे क्लाइमेट का, तो वो भी तो सनलाइट पर ही डिपेंड करता है। तो लाइट इज क्लोजली लिंक्ड विद द टेम्परेचर सिंस द सन इज द सोर्स फॉर बोथ। क्लियर। अब यहां पर आपको एक और चीज बताई है कि अगर हम डीप इन द ओशियंस चले जाएं, कहां चले जाएं, बहुत डीप, जैसे कि 500 मीटर से भी नीचे डेप्थ में चले जाएं, तो वहां पर आप सोचो क्या वहां पर उतनी सनलाइट पहुंचती होगी जितनी लैंड पर है, बिल्कुल नहीं। पानी में भी जो सरफेस होता है वहां तक तो सनलाइट प्रॉपर है, पर जैसे जैसे नीचे जाओगे सनलाइट की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। बहुत नीचे चले जाओ तो वहां तो लगभग डार्क जोन जैसा ही रहता है। तो फिर आप सोचो जरा कि वहां फूड चेन कैसे बनती होंगी। अगर हम डेप्थ ऑफ द ओशियन में जाएं जहां पर मिनिमम सनलाइट पहुंच रही है, तो वहां पर प्लांट्स तो हर तरह के प्लांट्स तो रह नहीं सकते, और अगर प्लांट नहीं है तो फिर एनिमल्स भी नहीं होंगे, क्योंकि हर फूड चेन की शुरुआत तो प्लांट से ही होती है। तो यहां पर आपको समझाया है, देखना क्या लिखा है कि डीप इन द ओशियन द एनवायरमेंट इज डार्क, its inhabitants are not aware of the existence of a celestial source of energy called sun। पहले तो आपको बताया है कि कुछ ऐसे भी इकोसिस्टम्स हैं डीप इन द ओशियन में जहां के ऑर्गेनिज्म जानते ही नहीं है कि सन जैसी कोई चीज भी है क्या दुनिया में, वो सनलाइट से अननोन है, ठीक है। मतलब इस चीज को यहाँ पर आपसे डिटेल में मैं डिस्कस नहीं कर सकती, बट मैंने जस्ट क्यूरियोसिटी के वाइज पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि ये जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वगैरह होते हैं ना, जहाँ पर बिल्कुल गर्म पानी होता है एकदम, और वहां पर बिल्कुल सनलाइट नहीं होती है, तो वहां पर ना अलग ही तरह की फूड चेन्स ऑपरेट होती हैं। वहां पर जो फूड चेन का फर्स्ट मेंबर होता है वो कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं जिन पर डिपेंड करता है, फिर उनसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाना मिलता है, फिर उनसे दूसरों को मिलता है, ऐसे 2-3 लेवल्स होते हैं और अलग ही तरह की फूड चेन्स वहां ऑपरेट होती हैं। तो यस, वैसे तो हम कहते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बिना सन के लाइफ नहीं है, बट दिस इज द एक्सेप्शन। डेप्थ इन द ओशियन में कुछ ऐसे इकोसिस्टम्स हैं जहां के इनहैबिटेंट्स यानी निवासी यानी ऑर्गेनिजम्स सन को नहीं जानते, दे कैन सर्वाइव विदाउट सनलाइट, ठीक है। बट वो बहुत एक्सेप्शनली है, ऐसे हर जगह नहीं है ये चीजें, ठीक है। व्हाट देन इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, क्लियर, आपसे जस्ट पूछकर छोड़ दिया है। अब आगे देखना, एक और चीज आपको यहाँ पे समझाई है कि ये तो बात हुई सन के प्रेजेंस की, एब्सेंस की, है ना। अब यहां पर आपको समझाया है कि क्या इस लाइट का स्पेक्ट्रल क्वालिटी भी डिसाइड करता है क्या, या उसका भी कोई इंपैक्ट होता है क्या ऑर्गेनिजम्स पर। स्पेक्ट्रल क्वालिटी का मतलब, स्पेक्ट्रल क्वालिटी का मतलब स्पेक्ट्रम, आप सबको पता है सोलर एनर्जी का स्पेक्ट्रम क्या है, विबग्योर। तो क्या हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि ब्लू और रेड लाइट जो है उसमें प्लांट्स मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं, रेड में उसमें सबसे ज्यादा है ना, वो रेड में 680-700 नैनोमीटर वाले फोटोसिस्टम्स आते हैं, ओके। तो स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। यहाँ पर अब आपको एक और चीज समझाई है, पहले तो समझा दिया प्लांट्स के लिए क्यों जरूरी है, फिर समझा दिया एनिमल्स के लिए क्यों जरूरी है, फिर एक्सेप्शन बता दिया कि कुछ ऐसी जगह है जहां बिना सन के भी काम चल रहा है। अब यहाँ पर आपको सनलाइट की स्पेक्ट्रल क्वालिटी डिस्कस की है कि अगर हम सन की स्पेक्ट्रल क्वालिटी को देखें तो ये भी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे, आपको पता है विबग्योर में कई बार बता चुकी हूं मैं, वॉयलेट से पहले आता है अल्ट्रा वॉयलेट। तो जो अल्ट्रा वॉयलेट स्पेक्ट्रम होता है वो यू नो ना हार्मफुल है, इसीलिए जो हमारी ओजोन लेयर है
चारों तरफ उसने क्या करा हुआ है, स्ट्रेटोस्फेयर में उसने क्या किया हुआ है, वो यूवी रेस को हम तक नहीं पहुंचने देती है। अब इन्वायरमेंटल इशू अगेन हट गया, वरना आप पढ़ते कि ओजोन लेयर भी लगातार डिप्लीट हो रही है, जिसकी वजह से यूवी रेज हम तक पहुंच रही हैं। कैंसर के केसेस बढ़ने का ये भी एक कारण है, यूवी रेज आर एक्सट्रीमली हार्मफुल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया है कि जो यूवी कंपोनेंट है वो वैसे तो हार्मफुल है, while not all the color components of the visible spectrum are available for marine plant living at different depth of the ocean. क्या लिखा है, the UV component of the spectrum is harmful to many organisms as well as not all the color of this visible spectrum is available for plants present at depth of ocean. अब ये इस वाले डेप्थ की बात नहीं हो रही है, ये बहुत कंफ्यूजिंग सा पार्ट है बच्चों। इकोलॉजी में ना मैंने देखा है एनसीईआरटी में अलग अलग जगह से स्टेटमेंट्स उठा उठा के डाल दिए गए हैं, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ एक चीज खत्म होकर दूसरी शुरू हो रही है। अब एकदम से पढ़ने पर लगेगा ये सब एक ही है, बट ये अलग अलग चीजों के लिंक हैं, हर लाइन से उठाकर कुछ कुछ समरी डाल दी गई है। ओके, तो तुम समझना यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पर आपको बोला है कि जो मरीन प्लांट्स होते हैं, समुद्र में जो रहते हैं, उसमें जो थोड़ी डेप्थ पर रहते हैं, इतनी वाली डेप्थ पर नहीं, जिनको पता ही नहीं है कि सनलाइट है कि नहीं, थोड़ी कम डेप्थ पर, वो क्या करते हैं, उनके लिए क्या होता है, आपको अगर ध्यान हो, जब मैंने आपको एल्गी पढ़ाया था तब बताया था कि रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी में से रेड एल्गी एक ऐसी एल्गी है जो सरफेस पे भी मिलेगी आपको और ओशियंस के डेप्थ में भी मिल जाएगी, क्योंकि ओशियन के डेप्थ में पूरा विबग्योर नहीं पहुंचता। इस डेप्थ की बात नहीं हो रही, थोड़ी कम डेप्थ की बात हो रही है, वहां पूरा विबग्योर तो नहीं पहुंचता, बट जनरली ये जो इनिशियल वाली लाइट्स है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये पहुंच जाती है। ठीक है, ये वहां पहुंच जाती है, तो जो प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इनसे अपना मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वही प्लांट्स डेप्थ में रह पाएंगे, और वो काम कर सकते हैं बच्चों रेड एल्गी। क्योंकि इफ यू रिमेंबर, रेड एल्गी के पास होता है आर फाइकोएरिथ्रिन, जो कि एक ऐसा पिगमेंट है जो मिनिमम सनलाइट को यूज करके भी फोटोसिंथेसिस कर लेगा। इट कैन एब्जॉर्ब ब्लू स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ये जो स्टार्टिंग का ब्लू स्पेक्ट्रम है, इसको ये एब्जॉर्ब कर सकता है, इससे पूरा फोटोसिंथेसिस कर सकता है अपना। तो तुमसे पूछा है कि इन तीनों एल्गी में से विच इज लाइकली टू बी फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर एंड वाई, तो आप आंसर लिख देना, इट इज रेड एल्गी ड्यू टू दिस। ठीक है, क्लियर। तो वहां पर जो फूड चेन्स हैं वो रेड एल्गी से शुरू होंगी। क्लियर, जहां पर इतनी भी सनलाइट नहीं पहुंच रही है वहां अलग ही तरह का सिस्टम चलता है, जो क्वेश्चन पूछ के छोड़ा है, बट डिटेल में नहीं पढ़ना, बस मैंने आपको बताया कुछ केमिकल्स वगैरह के थ्रू वहां पर फूड चेन्स स्टार्ट होती है। ठीक है, डन, समझ में आ गया लाइट के बारे में। लास्ट फैक्टर पे आ जाते हैं, सॉइल। सोचने पर हमको लगेगा कि यार सॉइल भी इंपॉर्टेंट है क्या लाइफ के लिए? बिल्कुल है बच्चों। अगेन हर फूड चेन की शुरुआत हो रही है प्लांट से, हम सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है? प्लांट पे। और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी या नहीं होगी, वो सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर के अलावा सॉइल पे भी तो डिपेंड करता है। अगर सॉइल ही बहुत बेकार है तो प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि सॉइल किसी जगह के वेजिटेशन को डिसाइड करता है और वेजिटेशन से एनिमल्स डिसाइड होते हैं, दैट्स वाई सॉइल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो इट इज, अब सॉइल में मेनली क्या चीजें देखी जाती है? द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी, इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट। वेदरिंग ऑफ सॉइल कैसे हुई है, क्लाइमेट कैसा है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। वेदरिंग प्रोसेस है ना, वेदर सॉइल, जैसे आपको अगर ध्यान हो, आप पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, तो एक तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है जो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है, फिर वहां पर जाके लेयर्स बनती हैं, और एक सीधा सेडिमेंट्री सॉइल होती है, सेडिमेंट्स गिरते जाते हैं और सॉइल बनती जाती है। ठीक है, कैसे सॉइल का डेवलपमेंट हुआ है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सॉइल के नेचर को और सॉइल की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा है कि कौन कौन सी चीजें हैं सॉइल की जो प्लांट्स को अफेक्ट करेंगी। तो एक तो सॉइल कंपोजिशन, ज्यादा डिटेल में मत जाना, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेना सॉइल का कंपोजिशन। दूसरा ग्रेन साइज, पढ़ते थे आप, लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल, कुछ में सॉइल बहुत बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं, कुछ मीडियम साइज, कुछ छोटे साइज, तो ग्रेन साइज पर डिपेंड करता है। एग्रीगेशन कि पार्टिकल्स कितना पास पास है, बोलते हैं ना क्लेई सॉइल में इतना पास पास है कि हमेशा पानी भरा रहता है उसमें, सैंडी में इतना दूर दूर है कि पानी रुक ही नहीं पाता, और लोमी सॉइल सबसे अच्छी होती है क्योंकि उसमें ना पार्टिकल बहुत पास है ना बहुत दूर है, तो जितना पानी रुकना चाहिए वो रुकता भी है, और जो नीचे चला जाना चाहिए वो नीचे भी चला जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि ये सारी चीजें किसको डिसाइड करती है? ये डिसाइड करती है परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अभी जो मैंने बोला
परकोलेशन यानी नीचे चला जाने वाला पानी, वाटर होल्डिंग यानी सॉइल के बीच रुकने वाला पानी। क्लियर? These characteristics along with parameters such as, इन सब के अलावा pH ऑफ सॉइल, मिनरल कितने हैं सॉइल में, है ना, एंड टोपोग्राफी यानी स्ट्रक्चर, सॉइल में ऐसे होते हैं अलग अलग की बड़े साइज के पार्टिकल कितने हैं, छोटे साइज के कितने हैं, टोपोग्राफी ऑफ सॉइल डिटरमिन टू अ लार्जर एक्सटेंट द वेजिटेशन, उस वेजिटेशन से इट इन टर्न डिक्टेट द टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन बी सपोर्टेड, जिससे वहां का हैबिटेट बनेगा। क्लियर? तो यस, सॉइल भी डिटरमिन करती है उस एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग लाइन है, क्या सॉइल लैंड पर तो चलो हमें समझ आ गया कि मैटर करती है, क्या पानी में भी सॉइल मैटर करती है? अब अगेन हमें लगेगा मैम पानी में कहाँ सॉइल होती है? बिल्कुल होती है। आप पानी में बिल्कुल नीचे चले जाओ, जहां पर भी आपको लैंड मिलेगी, डेप्थ मिलेगी, वहां पर आप देखो बिल्कुल सॉइल प्रेजेंट होती है, रॉक्स के टुकड़े होते हैं, उनसे धीरे धीरे सॉइल भी बनती रहती है, तो वहां पर भी लाइफ होती है बच्चों। वहां पर इवन जो किसी भी वाटर सोर्स में जो सबसे नीचे वाले जोन में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना, उनको बेंथिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, बेंथिक एनिमल्स जो सबसे नीचे वाले जोन में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो बेंथिक एनिमल्स हैं ये बिल्कुल इस बात पर डिपेंड करते हैं कि नीचे सेडिमेंट कैसा है, कैसा सेडिमेंट इकट्ठा हुआ है। तो लिखा है यहां पर कि अगर हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात करें तो जो सेडिमेंट नीचे इकट्ठा हो रहा है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दिस ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स दैट कैन थ्राइव देयर। जैसे अगर मैं सी में बात करूं तो आपको पता है सी में बेंथिक एनिमल्स कौन कौन से हैं? स्पॉन्जेस आपने नहीं पढ़ रखा एनिमल किंगडम में, नीचे चिपके रहते हैं। कई सारे क्रस्टेशियंस होते हैं, क्रैब्स वगैरह, वो भी नीचे रहते हैं। ठीक है, और कई सारे मॉलस्क भी होते हैं बच्चों, सीलेंट्रेट, हाइड्रा वगैरह भी तो होते हैं नीचे। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि वाटर सोर्सेज में नीचे डेप्थ में रहते हैं, ऐसे एनिमल्स बेंथिक एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यस, सॉइल ना सिर्फ टेरेस्ट्रियल बल्कि एक्वेटिक हैबिटेट में भी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, अफेक्ट करती है। दिस इज ऑल अबाउट द एबायोटिक और फिजिको केमिकल फैक्टर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, दूसरे नंबर पर आता है वाटर, देन लाइट एंड देन सॉइल। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी का जो पार्ट है ऑर्गेनिज्म में, दो चीजें और रह गई है, एक तो रेगुलेटर्स और कन्फर्मर्स का कॉन्सेप्ट और एक अडेप्टेशंस का कॉन्सेप्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, गुड बाय।